अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 262। पारस अटैची उठाकर जाने लगा। वो उठकर खड़ी हो गई, उसके सामने आकर उसे गौर से देखने लगी, फिर बोली, मुझे यकीन हो गया है कि मेरा दिमाग रसवंती की मुट्ठी में आ गया है। मुझे यकीन हो गया है कि मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। अब मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने से पहले सोचना होगा कि यहूदी अकाबरीन के सामने मेरी हैसियत दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। मुझे मौजूदा हालात पर संजीदगी से गौर करना होगा। मुस्तकबिल के लिए कोई आबरूमंदाना फैसला करना होगा, क्योंकि मैं अपनी आबरू खो चुकी हूँ। मुझे हर बात का यकीन है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि तुम मुसलमान हो। मैं कोई रुला देने वाला ख्वाब देख रही हूँ। तुमने एक बार मुझे तमांचा मारा था, फिर एक बार तमांचा मारकर ख्वाब से झंझोर डालो। मैं यहूदी पारस की आगोश में आकर खुशी से मर जाऊंगी। पारस ने कहा, तमांचा तो मामूली सी बात है, अब तो तुम्हें हालात के जूते पड़ेंगे। इसराइल जाओ, तुम्हें किसी यहूदी पारस की आगोश मिल जाएगी। वो चीख कर बोली, मुझे और किसी की आगोश नहीं चाहिए, मैं बाजारी नहीं हूं। मुझे छोड़कर जाने से पहले जवाब दो, मुझे धोखा देकर मेरी इज्जत से क्यों खेलते रहे? तुम किसी को गालियां दोगी तो क्या वो इंतकाम नहीं लेगा? तुमने मुसलमान पारस को गालियां दी, क्यों दी? मैंने या किसी मुसलमान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी गालियों ने चैलेंज किया। आओ, क्या बिगाड़ते हो बिगाड़ो, अब बिगड़ चुकी हो तो रो क्यों रही हो? वो कतरा कर जाना चाहता था। वो फिर रास्ता रोककर बोली, तुम जवाबन गालियां दे सकते थे, तुमने तमांचे भी मारे हैं। आखिर गालियों की कितनी बड़ी सजा दी जा सकती है? वो बोला, मुसलमानों को नजरों से गिराने की एक ही सजा थी कि वो अपनी यहूदियों की भी नजरों से गिर जाए। अब हमारे खिलाफ एक भी कदम उठाकर देखो, हम इसराइली हुकाम के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे कि हमारी मामा तुम्हारे अंदर से तमाम अहम इसराइली राज ले जाया करती हैं। उसने एक धक्का दिया, फिर अटैची केस लेकर बाहर चला गया। वह धक्का खाकर दीवार से टकरा गई थी, वहीं खड़ी रह गई। मुसलमान पारस को नहीं रोक सकती थी। यहूदी पारस को दिल ही दिल में पुकार रही थी, आ जाओ, वापस आ जाओ। एक बार कह दो, तुम वो नहीं हो जो कह रहे हो, बल्कि वो हो जो मैं कहती हूँ। एक बार ऐसा कह दो, फिर मैं सारी बातों को भयानक ख्वाब समझकर भुला दूंगी। वह अभी तक यकीन और बेयकीनी की कैफियत में उलझी हुई थी। उसकी टेलीपैथी की तमाम शहजोरी खाक में मिल गई थी। उसके गुरूर को जबरदस्त ठेस पहुंची थी। उसका दिमाग मेरी गिरफ्त में था, दिल पारस की मुट्ठी में धड़क रहा था। एक साथ इतने सारे अलमिये दावा बोल रहे थे कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस आलम में है, सो रही है या जाग रही है। अगर जाग रही है तो क्या थक कर सो जाए? वो बिस्तर पर आकर औंधे मुंह गिर पड़ी। मैं समझ गया था कि अब वो कई दिनों तक सोचने समझने और कोई मुनासिब फैसला करने के काबिल नहीं रहेगी। मैंने उसकी सोच में कहा, जनरल से क्या कहूँ? वो पारस के मुतल्लिक पूछेगा। उसने परेशान होकर पूछा, उसे तो कुछ जवाब देना ही होगा। मैंने उसकी सोच में पूछा, क्या ये कह दूं कि वो मुसलमान था, हम सब धोखा खा गए? नहीं, ऐसा कहूंगी तो आला हुकाम का एतमाद मुझ पर से उठ जाएगा। सब यही कहेंगे, रसवंती मेरे अंदर रहकर घर की भेदी बनी हुई है। क्या मैं ये बात छुपा लूं कि पारस मुसलमान नहीं है? मेरा दिमाग रसवंती की गिरफ्त में नहीं आ रहा है। उसकी सोच ने कहा, यह तो अपने मुल्क और कौम से धोखा होगा। नहीं, मैं रसवंती को अपने दिमाग में छुपाकर इसराइल नहीं जाऊंगी। अपने मुल्क के किसी भी मामले में शरीक नहीं रहूंगी। मुझे अपने मुल्क से दूर और तमाम यहूदी इरादों से बाज रहना होगा। पारस बहुत कमीना है। उसने वाकई मुझे मुसलमानों से नफरत करने की सजा दी है। मेरे अपने यहूदियों से मुझे दूर कर दिया है। मैंने उसकी सोच में कहा, उसने जो किया सो किया, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो परेशान होकर बोली, समझ में नहीं आता, क्या करूं? समझ में ना आए तब भी कुछ ना कुछ करना ही होता है। मैं होटल के इस कमरे में बैठी नहीं रहूंगी। शायद सोचते सोचते सो जाऊंगी, मगर हमेशा नींद में रहकर मौजूदा हालात से निजात नहीं पा सकूंगी। सुबह यहूदी तंजीम के सरबराह से राब्ता कायम करना होगा। जनरल को पारस के मुतालिक कुछ तो बताना ही होगा। उसने थके हुए अंदाज में सोचा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ अरसा के लिए गायब हो जाऊं? कोई मुझे ना देखे, कोई मुझसे सवाल न करे, मुझे जनरल को रिपोर्ट ना देना पड़े, पारस का जिक्र ना करूं, ना सुनूं, उसे दिमाग से निकाल कर फेंक दूं। क्या मैं ऐसा कोई रास्ता इख्तियार नहीं कर सकती? वो अपने इन ख्यालात पर गौर करने लगी। अभी वह जनरल और आला हुकाम के सामने हर तरह के सवाल जवाब से कतराना चाहती थी। बाद में खूब सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचना चाहती थी कि यहूदी अकाबरीन को दिमागी तौर पर गिरफ्तार होने वाली बात बताई जाए या नहीं। अगर ना बताई जाए तो अपने मुल्क से दूर रहकर किस तरह अपनी कौम के मुफाद में काम करती रहे। बड़ी देर तक गौर करने के बाद यही बात समझ में आई कि फिलहाल जनरल वगैरह से रब्ता खत्म कर देना चाहिए। वो लोग परेशान होंगे, उसे तलाश करेंगे। इस अरसे में वो रसवंती से दिमाग को आज़ाद कराने की कोशिश करती रहेगी। कामयाब होने के बाद फिर पहले जैसी अहमियत इख्तियार करके इसराइल जाएगी और माकूल बातें बनाकर अपने लोगों को मुतमईन कर देगी। यह फैसला करके वो उठ गई, अपना मुख्तसर सा सामान समेटने लगी। पारस मेरे कमरे में आ गया था, बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। मैंने उसे अल्पा के ख्यालात बताए और उसका फैसला सुनाया। वो बोला, उसे जाने दें, ठोकरें खाकर शायद अकल आ जाए। बेशक उसे दुनिया की नरमी, गर्मी, सर्दी और सख्ती का ज़ाती तजुर्बा होना चाहिए,
वह ट्रेनिंग सेंटर से निकलने के बाद तिलबैब के एक शाही महल में बड़ी नज़ाकत से जिंदगी गुजार रही थी। अब उसके पाँव में कांटे चुभेंगे तो वह दूसरों के दुख दर्द को समझेगी और इंसानियत की राह पर चलेगी। पारस ने कहा, रात ज़्यादा हो चुकी है, आप सो जाएं। बेटे, ऐसी भी बेरुखी अच्छी नहीं होती कि अल्पा से तुम्हें कोई लगाव नहीं था। ज़रूर था, वो अच्छी है मगर मुसीबत है। अभी वह मुसीबत में है। मैं देखूंगा वो कहाँ जाती और क्या करती है। मैं उसे मुसीबतें उठाने दूंगा, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा जिससे उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। पारस ने करवट बदलकर आंखें बंद कर लीं। मैं अल्पा के पास आया। उसने होटल छोड़ दिया था। एक डे एंड नाइट स्टोर से आरजी मेकअप का सामान खरीद रही थी। अगरचे वो आराम तलब हो गई थी, लेकिन आराम तलब करते रहने की आदी नहीं हुई थी। ट्रेनिंग सेंटर में उसने मेकअप करने, तनहा मुश्किलात से गुजरने और गुरीला फाइटर लड़ने की तरबियत हासिल की थी और हमेशा ज़्यादा मार्क्स हासिल करती रही थी। इस्तांबुल में कोई उसे पहचान नहीं सकता था। सिर्फ अमरीकी सुराग रसानों से अंदेशा था कि वो उसे हर मुल्क हर शहर में तलाश कर रहे होंगे। वह सामान खरीदकर स्टोर से बाहर आई। एक शख्स उसे देर से देख रहा था। उसके पीछे दुकान से बाहर आया। फिर उसने एक तरफ इशारा किया था। उसका इशारा पाते ही 3 अफराद और पीछे हो गए। ये तो होना ही था। एक हसीन और जवान लड़की आधी रात के बाद तन्हा बाजार में दिखाई दे तो लोग उसे माले गनीमत समझने लगते हैं। वह फुटपाथ पर आकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। एक शख्स ने आकर पूछा, मेरे लायक कोई खिदमत है? वो उसे सर से पांव तक देखते हुए बोली, शुक्रिया, मुझे टैक्सी का। उसने बात अधूरी छोड़कर एक हाथ से टैक्सी को रुकने का इशारा किया। उसके रुकते ही वो पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। टैक्सी चल पड़ी। वो चारों दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में आए। अल्पा ने उन्हें टैक्सी के पिछले शीशे से देखा। उनकी गाड़ी अपने पीछे आते देखकर उसके दिमाग में गई जिसने थोड़ी देर पहले उसे मुखातिब किया था। वो अपने साथियों के साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ था और कह रहा था, सूरत भी वही है, आवाज़ भी वही है। उसके साथ बैठे हुए एक अमेरिकन ने जेब से एक तस्वीर निकाल कर दिखाते हुए कहा, हाँ, सूरत तो यही है। मैं तुमसे दूर था, उसकी आवाज़ ना सुन सका। अल्पा को खतरे का यकीन हो गया। उनके पास उसकी तस्वीर भी थी। उसने पहले शख्स के दिमाग पर कब्जा जमा कर पूछा, यह हसीना कौन है? दूसरे ने कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूं, फिर क्यों पूछ रहे हो? वैसे तुम्हारा जानना जरूरी नहीं। मुझे इसकी रिहाइशगाह तक पहुंचाओ। मैं तुम लोगों को रोजाना $200 दे रहा हूं। अगर ये वही लड़की साबित हुई तो मैं तुम्हें $5000 देकर रुखसत करूंगा। अल्पा समझ गई कि वो अमरीकी जासूस है और उसे ट्रैप करके फिर अमेरिका के किसी ट्रेनिंग सेंटर या जेल खाने में पहुंचाना चाहता है। उसने अमरीकी जासूस के लहजे को गिरफ्त में लिया। फिर उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। फौरन ही ड्राइव करने वाले के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम मुंह से आवाज ना निकालना। मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, वह हसीना टेलीपैथी जानती है। अभी इसका सबूत मिल गया है। वो मेरे दिमाग में आना चाहती थी। तुम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर आकर हमारी गाड़ी को तबाह कर देगी। अब कोई कुछ ना बोले, सिर्फ इशारे में बात करे। और मैं अपने साथी के जरिए अल्पा तक मास्क मैन का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम दोस्त हैं। मैं अल्पा की तरह अमरीकी हूं मगर मास्क मैन का वफादार हूं। तुम यहाँ खतरात में घिरी हुई हो, हमारी दोस्ती के साय में तो महफूज रहोगी। वह समझ रही थी सुपर मास्टर ने जासूस छोड़ रखे हैं, जबकि वो मास्क मैन के एजेंट थे। वह लबनान से निकलकर पास्कल को भूल गई थी। उधर वो नाकाम हुआ था, मायूस नहीं हुआ। उसने अंदाजा किया था कि अल्पा अगर इसराइल ना गई तो तुर्की की तरफ आएगी। इसलिए उसने अनकरा और इस्तांबुल जैसे शहरों में एजेंट्स का जाल फैला रखा था। वो तेजी से सोच रही थी कि ताक़ुब करने वालों को किस तरह डॉज दे। मैंने उसके अंदर एक तदबीर पेश की। उसने टैक्सी ड्राइवर को $100 देते हुए कहा, कुछ बदमाश मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम तंग गलियों में से टैक्सी ले जाओ, फिर किसी गली में मोड़ते ही 2 सेकंड के लिए गाड़ी रोकना। मैं उतर जाऊंगी, तुम आगे चले जाना। वो तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। ड्राइवर $100 लेकर खुश हो गया था। उसने 2-4 गलियों से गुजरने के बाद एक गली में गाड़ी रोकी। अल्पा तेजी से उतरकर एक दीवार के पीछे चली गई। टैक्सी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई। इसके बाद ताक़ुब करने वाली गाड़ी गली में मुड़ती हुई आई। उन्होंने टैक्सी को रुकते नहीं देखा था, इसलिए उसके ताक़ुब में आगे निकल गए। अल्पा पलटकर पीछे गली में जाने लगी। चंद आड़ी तिरछी गलियों से गुजरने के बाद वे एक मकान के दरवाजे पर रुक गई। अंदर से किसी औरत के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो तुर्की जुबान में कह रही थी, तुम जब भी ज्यादा पीकर आते हो मुझ पर जुल्म करते हो। काश मैं मर्द होती और तुम्हारी पिटाई करती तो पता चलता हड्डियों में कैसा दर्द होता है। अल्पा वो जुबान जानती थी। उसने औरत के दिमाग से मालूम किया। मियाँ बीवी घर में अकेले थे। उसने औरत को आकर दरवाज़ा खोलने पर मजबूर किया। दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर आ गई। उसके शौहर ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को हमारे घर में क्यों आई हो? मैं तुम्हारी बीवी को बताने आई हूँ कि बदमाश मर्द की पिटाई करने के लिए मर्द होना जरूरी नहीं, औरत भी उसकी हड्डियां तोड़ सकती है। अच्छा, तो तुम मेरी हड्डियां तोड़ने आई हो? एक धक्का दूंगा, गली में नजर आओगी। वो धक्का देकर उसे निकालने के लिए आगे बढ़ा। अल्पा ने घूमकर एक किक मारी। वो मार खाकर लड़खड़ाता हुआ एक कुर्सी पर आया, फिर उसके साथ फर्श पर गिर पड़ा। अल्पा ने कहा, उठो। वो वहीं पड़ा रहा। चंद सेकंड बाद ही उसके खराटे सुनाई दिए। अल्पा ने हैरानी से पूछा, कमाल है, क्या ये लात खाकर सोता है? उसकी बीवी ने कहा, इस कमबख्त का नशा ऐसा ही होता है, मुझे मारते मारते गिर पड़ता है, फिर जहां गिरता है वहीं सुबह तक सोता रहता है। तुम इसका जुल्म क्यों बर्दाश्त करती हो?
क्या करूं? दिल से मजबूर हूं, इसके सिवा कोई मर्द अच्छा नहीं लगता। अचानक अल्फा को पारस याद आ गया। पारस के बगैर कोई आंखों में नहीं समाता था, कोई दूसरा किसी पहलू से भी अच्छा नहीं लगता था। अभी वो फैसला नहीं कर पाई थी कि मुसलमान होने के बावजूद वो अच्छा लगता है या नहीं। उस औरत ने पूछा, क्या सोच रही हो? वो चौंक कर बोली, मैं ये सोच रही हूँ, मर्द की मोहब्बत औरत को कमज़ोर बना देती है। तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। शायद तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की, अगर की है तो उसे ठुकरा कर किसी और के पास जाने के लिए सोचो तो दिल नहीं मानेगा, दिमाग उसी के लिए सोचेगा, जज्बे उसी को पुकारेंगे। वो बोल रही थी और अल्पा दिल में तस्लीम कर रही थी, हाँ ऐसा तो हो रहा है। मैं उसे दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे उससे नफरत नहीं हो रही, सिर्फ इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि वो मुसलमान क्यों है। उस औरत ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैं तुम्हारी तरह यहूदी हूँ, इसराइल से आई हूँ। एक होटल में क़याम है, चंद बदमाश मेरा पीछा कर रहे थे, मैं उन्हें डॉज देकर आई हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? किस बात का भरोसा? यहाँ रात गुजारना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है मैं किसी अजनबी को पनाह नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। औरत उसके साथ चलते हुए दरवाजे तक आई। वो दिमाग पर कब्जा जमा चुकी थी। उसके हाथ से दरवाज़ा खुलवाकर आंखें बंद कराईं, दिमाग को समझाया। अजनबी औरत बाहर चली गई है। फिर उसने आंखें खोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने मियाँ के पास आई, फिर उसके करीब फर्श पर लेट गई। टेलीपैथी की लोरी सुनकर सो गई। अल्पा उसके बेडरूम में आई, आराम से बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। मास्कमैन के तमाम लोग अब उसे पूरे शहर में ढूंढते फिरेंगे। सुपरमास्टर के जासूस भी उसकी तलाश में होंगे। उसे अब बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैंने उसकी सोच में कहा, कितनी अजीब बात है कि मैं जिन मुसलमानों को दुश्मन समझती थी उन्होंने मुझे आज़ाद छोड़ दिया है। रसवंती चाहती तो मुझे फ्रांस के किसी कैद खाने में पहुंचा सकती थी, और जिन्हें मैं कभी अपना दुश्मन नहीं समझती थी वो मुझे अपने अपने बस में करने के लिए मुझे तलाश कर रहे हैं। वो इन बातों से कायल हो रही थी। मैं उसके दिमाग से आ गया, क्योंकि वह अपने दिमाग को सोने के लिए हदायत दे रही थी। उधर पारस गहरी नींद में था। मैं बेटे के पास आकर लेट गया। ये अजीब बात थी कि हम बाप बेटे आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए थे, जबकि मुकद्दर में इतना आराम और सुकून नहीं था। हम बाप बेटों के पाँव में चक्कर थे, कभी एक जगह रह नहीं पाते थे, लेकिन आज ये मौका नसीब हो गया था। मैं भी नींद पूरी करने के लिए दिमाग को हदायत देकर सो गया। अगर सोने से पहले उस आदमी के पास जाता जिससे मास्कमैन का एजेंट काम ले रहा था और जो अपने लोगों के साथ अल्पा का ताक़ुब कर रहा था, तो उसके जरिए उस एजेंट की बातें सुन सकता था और ये मालूम कर सकता था कि हम बाप बेटे के मुकद्दर में पूरी नींद और मुकम्मल आराम नहीं है। दुश्मनों का रुख हमारी तरफ हो गया है। बात यह थी कि मास्कमैन के आदमी सिर्फ अल्पा को नहीं, उसके साथ रहने वाले डमी पारस को भी ढूंढ रहे थे, और ये तमाम ढूंढने वाले ट्रांसमीटर के जरिए अपनी अपनी रिपोर्ट पास्कल तक पहुंचाते थे। पास्कल को यह रिपोर्ट मिल गई थी कि अल्पा नजर आने के बाद मशरकी इस्तांबुल की एक गली में गुम हो गई है। उसने हुक्म दिया था, आसपास की तमाम गलियों में 24 घंटे तक पहरा देते रहो, ज्यादा से ज्यादा आदमियों की ड्यूटी लगाओ, वो किसी भी वक्त मकान से भेस बदल कर निकलेगी। मगर भी इस्तांबुल के एक एजेंट ने पास्कल को रिपोर्ट दी, सर सुपरमास्टर का एक एजेंट मेरी नज़रों में है। मैं उसका पीछा करता हुआ होटल के टॉयलेट में गया था। वो कुछ नशे में था। उसे इस बात का होश नहीं था कि वो टॉयलेट के अंदर जाकर ऊंची आवाज़ में ट्रांसमीटर के जरिए बातें कर रहे। पास्कल ने पूछा, वो क्या बातें कर रहा था? उसने किसी को इतला दी है कि पर्ल इंटरकॉन के 7वें फ्लोर के कमरे में पारस देखा गया है। क्या तुमने इतला की तस्दीक की? मैं उसी होटल के पार्किंग एरिया में अपनी कार के अंदर हूँ। अगर आप मेरे दिमाग में रहेंगे और मेरे जरिए होटल की काउंटर गर्ल तक पहुंचेंगे तो आसानी से 7वें फ्लोर के मुसाफिरों के मुतल्लिक मालूम कर लेंगे। ठीक है, तुम काउंटर पर जाओ। उसने ट्रांसमीटर को बंद किया, कार से निकलकर होटल की तरफ जाने लगा। पास्कल ने उसके दिमाग में आकर कहा, अगर ये इतला दुरुस्त होगी तो पारस को घेरने के लिए सुपरमास्टर के आदमी भी आएंगे। तुम बहुत होशियार और दिलेर साथियों को लेकर जाओगे। यस सर, मैं सुपरमास्टर के लोगों से निमट लूंगा। बात सिर्फ उनसे निमटने की नहीं है, हमें पारस चाहिए। अल्पा उस पर मरती है, वो हमारी गिरफ्त में आएगा तो अल्पा भी आएगी। पारस नजर आते ही उसे जख्मी करने की कोशिश करो। उसके दिमाग में जगह मिलते ही काम आसान हो जाएगा। एजेंट ने होटल काउंटर पर आकर लड़की से पूछा, क्या मिस्टर डेविड हार्वे इस होटल में क्या करते हैं? लड़की ने कंप्यूटर के जरिए मालूम किया, फिर कहा, जी नहीं, इस नाम के कोई साहब नहीं है। पास्कल उसके दिमाग में पहुंच गया। फिर उसके जरिए होटल एक्सचेंज के ऑपरेटर के पास आया। उसके जरिए 7वें फ्लोर पर एक एक कमरे में फ़ोन कराया। हर कमरे का मुसाफिर इतनी रात को फ़ोन करने का बुरा मना रहा था। पास्कल उनके जहन में पहुंच रहा था और समझ रहा था उनमें कोई पारस नहीं है। फिर हमारे कमरे में फ़ोन की घंटी बजने लगी। हम अपने दिमाग को हदायत देकर सोते थे, इसलिए घंटी की पहली आवाज़ पर दोनों की आंखें खुल गईं। पारस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया, फिर नागवारी से बोला, यह कोई फ़ोन करने का वक्त है, कौन हो तुम? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर पारस ने सांस रोक ली थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस लेता हुआ बोला, हेलो, कौन है? क्या रिसीवर रख दूं? कोई जवाब नहीं मिला। उसने रिसीवर रखकर मुझे देखा। मैंने पूछा, खैरियत है? आप जिसके बाप हों वो बच्चा खैरियत से कैसे रह सकता है?
तुम्हें किसने कहा था कि मुझे बाप बनाओ? यानी ये मेरी गलती है? बेटे, गलती से आ ही गए हो तो बयान करो, मामला क्या है? कोई फ़ोन के जरिए मेरी आवाज़ सुनकर दिमाग में पहुंचना चाहता था। अच्छा, तो खतरे ने दस्तक दी है। वो उठकर टॉयलेट की तरफ जाते हुए बोला, बड़ी मुश्किल है। न दिन को चैन मिलता है, न रात को सोते वक्त आराम। मैं बिस्तर से उठकर जूते पहनते हुए बोला, तुम तो गहरी नींद में थे। वो बोला, हाँ, मगर ख्वाब में मोहतरमा मुझे परेशान कर रही हैं। कौन, एल्पा? जी नहीं, लैला आंटी। मेरा दिल धक से रह गया, जैसे चोरी अचानक पकड़ ली गई हो। हालांकि मेरे दिमाग में दूर तक लैला के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कोई चोरी वाली बात समझ में आए। वैसे हर इंसान को अपनी चोर नीयत पहले समझ में नहीं आती, रफ्ता रफ्ता जाहिर होती है। वो तौलिए से मुंह पहुंचता हुआ कमरे में आया। मैं उससे नजरें चुराने लगा। वो मेरा बेटा था, मगर पक्का बदमाश था। खुदा जाने कैसे दूसरों की दुखती रग पकड़ लेता था। मैंने अनजान बनकर पूछा, ये आंटी तुम्हारे ख्वाब में क्यों आई थी? वो जूते पहनता हुआ बोला, गलती से आ गई थी। मैंने कहा, आप गलत जगह आ गई हैं। और वो कह रही थी, नहीं, यही वो जगह है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हम बाप बेटे एक साथ एक तकिए पर सर रखकर सो रहे थे। मैंने समझाया, आंटी आप फिसल कर इधर आ गई हैं, पापा की खोपड़ी मेरे पड़ोस में है। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम शैतानी से बाज नहीं आओगे? पापा, मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है, वरना शादी दफ्तर खोलकर बैठ जाता। मैंने देखा इस पेशे में मेरा दिमाग बहुत काम करता है। 2 रोज पहले मैंने सुल्ताना आंटी और अंकल सुलेमान को शादी पर राजी कर लिया है। बात पक्की हो चुकी है। जब मैं दूसरों के लिए मेहनत कर सकता हूं तो क्या अपने बाप की शादी नहीं कराऊंगा? जरूर कराऊंगा। एक आवाज होकर बोले, हो के रहेगी ये शादी। अच्छा, अब खामोश रहो, मैं मुख्तसर सी ख्यालख्वानी करूंगा, फिर हम यहां से निकलेंगे। मैंने रिसीवर उठाकर एक्सचेंज का नंबर डायल किया। एक लड़की ने पूछा, जी फरमाइए। मैंने रिसीवर रखकर उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। फिर उसके ख्यालात पढ़ने से मालूम हुआ वो थोड़ी देर पहले गायब दिमाग हो गई थी। 7वें फ्लोर के कितने ही मुसाफिरों ने शिकायत की थी कि टेलीफोन पर उन्हें परेशान किया गया है। फिर मैंने उसके जरिए काउंटर गर्ल की आवाज़ सुनी। उसके बाद पारस से कहा, बाहर कॉरिडोर में देखो, कोई है। उसने दरवाजा खोलकर देखा। रात के 2:30 बजे। कॉरिडोर वीरान था। हम वहां से गुजरते हुए लिफ्ट में आए। पारस ने नाक के नथनों में नन्ही सी स्प्रिंग लगाई। उसकी नाक फैल गई। आईने में देखकर रेडीमेड मूंछें लगाई। मैंने ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर काउंटर गर्ल के दिमाग पर कब्जा जमाया। फिर हम बाप बेटे उसके सामने से गुजरते चले गए। वो मेरी मर्जी के मुताबिक सर झुकाए बैठी रही। उसे हमारे होटल से निकलने का इल्म नहीं हुआ। वेटिंग हॉल और रिफ्रेशमेंट हॉल में बराए नाम लोग थे। किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा था। हम बाहर आकर एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गए। हमारा साहब एक से नहीं 2 दुश्मनों से था। मास्कमैन और सुपर मास्टर के बेहतरीन प्लानिंग करने वाले अपनी चालें चल रहे थे। हम अपने बचाव के लिए अपनी तदबीर आजमा रहे थे। बड़ी एहतियात से होटल को छोड़ दिया। हमारी कामयाबी का राज यह है कि हम ज्यादा खुशफहमी से बचकर रहते हैं। दुश्मन को नादान नहीं समझते, इसलिए अपनी नाकामियों के मुतालिक पहले सोचते हैं कि फलां चाल कामयाब हुई तो दूसरी और तीसरी किस तरह चली जाएगी। इतनी बातें बताने का मकसद यह है कि हम बाप बेटे ने मिलकर पहली चाल चली और पहले ही नाकाम हुए। एक चूहे दान में फंसने वाले थे। दुश्मन बड़े प्लान मेकर थे, खुसूसन सुपर मास्टर का प्लान मेकर बहुत चालाक था। वो पहले किसी को अपना मंसूबा नहीं बताता था। अगर बताता तो सुपर मास्टर अरे रे हमें होशियार कर देता। उस प्लान मेकर का नाम पीटर ऑकले था। ऑकले की नज़रों में मास्कमैन का एक एजेंट था। उसने एजेंट को उल्लू बनाने के लिए अपने एक जासूस को हदायत की कि वो खुद को शराब के नशे में जाहिर करे और ऐसी बातें करे कि मास्कमैन के एजेंट को पारस का ठिकाना मालूम हो जाए। उस जासूस ने मास्कमैन के एजेंट को चक्कर में डाला। उसके सामने नशे में टॉयलेट के अंदर आया और ऊंची आवाज में ट्रांसमीटर के जरिए खबर दी कि पारस एक होटल के 7वें फ्लोर पर देखा गया है। पीटर ऑकले को यकीन था कि यह खबर पास्कल तक पहुंचेगी और वो ख्यालख्वानी के जरिए पारस का कमरा नंबर मालूम कर लेगा तो पारस होशियार हो जाएगा। वो जल्दी में होटल छोड़कर बाहर आएगा। फिर ऑकले के आदमियों से घेर लेंगे। पीटर ऑकले ने होटल के पार्किंग एरिया में सिर्फ एक टैक्सी रहने दी थी। बाकी टैक्सी ड्राइवरों को अच्छी खासी रकम देकर वहां से भगा दिया। वो वाहिद टैक्सी जिसमें हम बाप बेटे सवार हुए थे, उसमें खुफिया आहनी दीवारें थीं। दीवारें नाकाबिले शिकस्त थीं। हमारे तोड़ने से नहीं टूट सकती थीं। हमारे चीखने से आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी और दोनों तरफ दरवाजे खुद ब खुद मुकफ्फल हो जाते थे। उन्होंने पहले से हमारे लिए यह चूहेदान बना रखा था। ऐसी गाड़ियां जो शिकार को पकड़ कर लाती हैं नई नहीं है। पारस ने होटल से निकलते वक्त कहा था, इतनी आसानी से निकलने का मतलब ये नहीं है कि हमने दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाया है। हम आगे जाकर फंसेंगे। हमारे और ड्राइवर के दरमियान एक आहनी दीवार उठने वाली थी। अगर मखसूस मैकेनिज्म से वो दीवार उठ जाती तो हम ड्राइवर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो हमारी पहुंच से दूर हो जाता। हमारे हाथ उस पार ड्राइवर के गिरेबान तक नहीं जा सकते थे। लेकिन वो दीवार ना उठ सकी। पारस ने पिछली सीट पर बैठते ही अपनी अटैची उस जगह रख दी थी। वह अटैची दीवार के साथ उड़ती हुई टैक्सी की छत तक गई थी, फिर दीवार और छत के दरमियान फंस गई, यानी आहनी दीवार छत तक जाकर मुकफ्फल ना हो सकी। हम टैक्सी के पिछले हिस्से में कैद होते होते बच गए। मैंने दीवार को दोनों हाथों से नीचे की तरफ दबाया। पारस ने पीछे से ड्राइवर की गर्दन को एक बाजू में जकड़ लिया।
गाड़ी इधर उधर डगमगाती हुई रुक गई। हमारी तरफ के दरवाजे मुकफ्फल हो गए थे। हमने अगले दरवाजों को खोलते ही बाहर छलांग लगाई। पारस ड्राइवर के साथ लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे चला गया। हमारे पीछे आकर रुकने वाली गाड़ियों से फायरिंग होने लगी। हम बाप बेटे दो मुख्तलिफ दरवाजों से निकले थे, इसलिए सड़क के दो तरफ गए थे। फायरिंग भी दोनों तरफ ही हो रही थी। मैं फुटपाथ पर रेंगता हुआ एक निहायत तंग गली में दाखिल हो गया। वो गली इतनी तंग थी कि दोनों तरफ की इमारतों की दीवारों को बैक वक्त दोनों हाथ छू सकते थे। फायरिंग करने वालों को मालूम हो गया था कि हमारे पास हथियार नहीं है। वह मुझे गोली मारने के लिए उस गली में आ सकते थे। मैं फौरन ही दोनों तरफ की दीवारों पर पांव रखता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। कोई 10 मिनट ऊपर जाकर रुक गया। सर झुकाकर देखा, एक मुसल्ला शख्स दौड़ता हुआ गली में आया, फिर रुक गया। मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। उसका ख्याल था मैं किसी इमारत की दीवार के पीछे छुप सकता हूं। जब वो मेरी फैली हुई टांगों के नीचे से गुजरने लगा तो मैंने उस पर छलांग लगाई। वो ऊपर से आने वाले 2 मन का बोझ बर्दाश्त न कर सका। जमीन पर गिरा तो उठने में देर लगी। मोहब्बत और जंग में देर हो जाए तो अंधेरा हो जाता है। मैंने उसकी गर्दन पर एक कराटे का हाथ मारकर उसकी राइफल छीन ली, फिर रिवॉल्वर लिया, गोली मारकर उसे जख्मी किया। फिर उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम किया वो प्लान मेकर पीटर ऑकले का आदमी था। उसके साथ एक और मुसल्ला शख्स था। वो पारस के पीछे गया था। मैंने कहा, उसे आवाज दो। उसने तकलीफ से कराते हुए पुकारा, सिडनी, जल्दी आओ सिडनी। दूसरी तरफ से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, रेडी, मैं नहीं आ सकता, मुश्किल में हूं, प्लीज मेरी मदद के लिए आओ। मैंने बोलने वाले के दिमाग में छलांग लगाई। पता चला पारस ने हाथ मोड़ने का ऐसा दाव इस्तेमाल किया है कि वो बचाव के लिए तोड़ करेगा तो बाजू की हड्डी टूट जाएगी। उसके हथियार सामने पड़े हुए थे जिन्हें वो हाथ बढ़ाकर उठा नहीं सकता था। थोड़े फासले पर ड्राइवर दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। पता नहीं वो जिंदा था या मर चुका था। अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा था। उसकी सोच पड़ने के बाद मैंने उसकी जुबान से कहा, पारस, मैं वुल्फ बोल रहा हूं। इसकी जेब में ट्रांसमीटर है। ये किसी पीटर ऑकले का मातियत है। इसका हाथ छोड़ दो, मैं इसके जरिए पीटर ऑकले तक पहुंचूंगा। उसने हाथ छोड़ दिया। वो अपना बाजू सहलाता हुआ बैठ गया। मेरी मर्जी के मुताबिक जेब से ट्रांसमीटर निकालकर ऑपरेट करने लगा। थोड़ी देर में राब्ता हो गया। दूसरी तरफ से कोड वर्ड्स का तबादला हुआ। मेरे मामूल ने कहा, सर, पारस वो टैक्सी लेकर फरार हो गया है। कैसे फरार हो गया? क्या वो अपने साथी के साथ पिछली सीट पर नहीं बैठा था? दोनों ही बैठे थे, उन्हें चारों तरफ से कैद करने के लिए। आहनी दीवार का खुदकार निजाम बिल्कुल ठीक था। फिर पता नहीं वो ड्राइवर को हलाक करके उसको गाड़ी से बाहर फेंक कर कहाँ चले गई हैं। क्या बकवास है, तुमने अपनी गाड़ी में पीछा नहीं किया? वो पेच दर पेच गलियों से गुजरते हुए पता नहीं किधर निकल गए। हम उन गलियों से निकले तो वो नजर नहीं आए। हम फिर उन्हें तलाश करने जा रहे हैं। जाओ मरो, मगर मुझे रिपोर्ट देते रहो। ट्रांसमीटर से गुफ्तगू खत्म हो गई। मैं पारस के पास आ गया था जिसने अभी गुफ्तगू की थी। उसे गोली मारकर जख्मी किया, फिर कहा, तुम लोग महज आलेकार हो, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहे हैं। पारस ने उसकी जेब से एक कार की चाबी निकाली। फिर हम उसमें बैठकर मशरक़ी इस्तांबुल की तरफ जाने लगे। मैंने पीटर ऑकले के पास पहुंचकर उसकी सोच पड़ी। वो इन्हीं गलियों में से एक गली में था जहां के एक मकान में अल्पा सो रही थी। ऑकले ने वहां की हर गली में 2-2 आदमियों की ड्यूटी लगा दी थी। उनके लिए अल्पा बहुत अहम थी। उनके मुल्क से टेलीपैथी सीखकर भाग गई थी। वो नहीं चाहते थे कि उससे कोई दूसरा मुल्क फ़ायदा उठाए। इससे पहले कि पारस उसे ट्रैप करके फ्रांस ले जाए, ऑकले उसे गोली मार देना चाहता था। पास्कल समझ रहा था अल्पा के साथ डमी पारस है और ऑकले उसे हकीकतन पारस समझकर उसके जरिए भी अल्पा तक पहुंचना चाहता था। चूंकि अल्पा से अंदेशा था कि वो दिमाग में आ सकती है, इसलिए ऑकले का एक सीनियर अफसर था जो योगा का माहिर था। वो इन्हीं गलियों में कहीं छुपा हुआ था। ट्रांसमीटर के जरिए ओकले के फैलाए हुए जाल को देखता और समझता रहता था और अपने तौर पर मशवरे देता रहता था। मैंने पारस से कहा, ओकले का एक सीनियर अफसर योगा का माहिर है, इन गलियों में कहीं मौजूद है। वो अल्पा को देखते ही गोली मारना चाहता है। वो बोला, आपको अपनी आधी बहू की बहुत फिक्र है। क्या चाहते हो, वो बेमौत मर जाएगी? नहीं, आप दुरुस्त कहते हैं, शायद वो राह रास्त पर आ जाए। मेरी शीबा मम्मी भी आखिरी सांस तक यहूदी थी, मगर मुसलमानों की दोस्त थीं। उन्होंने माँ बनकर जो तालीम और तरबियत दी है वो इस बात का सबूत है कि यहूदी भी इंसान होते हैं। अल्पा भी इंसान दोस्त हो सकती है। अल्पा को नींद से जगाना होगा। पता नहीं वो किस गली के मकान में है। अगर उस गली का नंबर या नाम मालूम होगा तब भी रात के पिछले पहर। किससे पूछेंगे कि कौन सी गली कहाँ से शुरू होती है और उस गली से और कितनी गलियां दूसरे से इम्त जाती हैं। आप अल्पा को एहसास दिलाएं कि वो शाही महल में नहीं है, घोड़े बेचकर सोने का वक्त गुजर चुका है। वो खतरात से खेलती रहेगी तो उसे हमारी दोस्ती की कदर मालूम होगी। मैंने अल्पा को नींद से चौंका दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। ये सोच उसके अंदर पैदा हुई कि अभी बैरूनी दरवाजे के पास किसी किस्म की आवाज़ हुई थी, कोई गली में है। वो बिस्तर से उठकर दबे पांव चलती हुई बेडरूम के दरवाजे तक आई। कान लगाकर सुना, कुछ सुनाई न दिया। मैंने उसके अंदर हौसला पैदा किया तो वह दरवाज़ा खोलकर बेडरूम से बाहर आ गई। वो मियाँ बीवी फर्श पर गहरी नींद सो रहे थे। मैंने एहसास पैदा किया जैसे कोई गली में दौड़ता गया हो। वो दबे कदमों चलती हुई जीने के पास आई और फिर वहां से छत पर पहुंच गई। औंधे मुंह लेटकर छत के किनारे आकर जरा सा सर उठाकर गली में देखने लगी।
गली में दोनों सिरों पर 2 मोटरसाइकिलें नजर आईं। हर गाड़ी के पीछे 2 अफराद नजर आए। इससे अंदाजा हुआ कि हर गली के मोड़ पर मोटरसाइकिलों के साथ 2 मुसल्लह अफराद भी मौजूद हैं। एल्पा को इस तरह घेरा गया था कि वह मकान से निकल नहीं सकती थी, किसी भी गली से गुजर नहीं सकती थी। वह परेशान होकर सोचने लगी, ये तो शैतानी जाल फैला हुआ है। मैं कितने घंटों और कितने दिनों तक यहाँ छुप सकती हूँ? ये दुश्मन यहाँ से नहीं हटेंगे। वह परेशान होकर तदबीर सोचने लगी। ऐसे वक्त उसे याद आ रहा था कि पारस ने उसे किस तरह अगवा होने से बचाया था। पास्कल जैसे टेलीपैथी जानने वाले से और उसके मुसल्लह कारिंदों से लड़ता आया था। अगर वो ना होता तो वो अभी तक मास्क मैन के कदमों में पास्कल के ताबे होती। थोड़ी देर बाद उसने तस्लीम कर लिया कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसे वक्त पारस ही काम आ सकता है। मैंने उसकी सोच में कहा, लेकिन पारस कोई जिन तो नहीं कि हर जगह हर मुसीबत में काम आ जाए। इस मकान के चारों तरफ गलियों में दुश्मन फैले हुए हैं, सबके सब खतरनाक हथियारों से लैस हैं। फिर मैंने उससे कौन सा अच्छा सलूक किया है कि वो मेरी मदद को आएगा? वह दिल पर हाथ रखकर सोचने लगी, कुछ भी हो वो मुझे चाहता है, अब भी मेरे लिए जान की बाजी लगा सकता है। ये सोचते उसने ख्याल खुआनी की परवास की। मैंने फौरन ही पारस से कहा, एल्पा तुम्हारे पास आ रही है। वो आई तो उसने पहले सांस रोकी, फिर सांस लेने लगा। वह दूसरी बार आई, आते ही बोली, सांस ना रोकना, मैं एल्पा हूँ। तुम रास्ता भूल गई हो, मैं यहूदी पारस नहीं हूँ। प्लीज ताने ना दो, मैं मुसीबत में हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ मुसीबत में मुसलमानों को याद किया जाता है? पारस में रो दूंगी। अच्छा, मैं रुमाल लेकर आ रहा हूँ, बोलो कहाँ हो? मैं चारों तरफ से दुश्मनों के निर्गे में हूँ, जान बचाने का कोई रास्ता नहीं। वो अपने हालात बताने लगी। उसे भी वहां के रास्तों और इलाकों का इल्म नहीं था। उसने मकान की और गली की चंद निशानियां बताईं। पारस ने कहा, तुमने जिस औरत को टेलीपैथी के जरिए सुलाया है, उसके दिमाग से मकान का नंबर, गली और मोहल्ले का नाम मालूम करो। ओ गॉड, इतनी सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। दिमाग से गुरूर निकालो, अकल आ जाएगी। मैं कसम खाती हूँ कभी तुमसे बर्तन होने की हमाकत नहीं करूंगी। उसने औरत के दिमाग से वहां का मुकम्मल पता मालूम करके बताया। पारस ने कहा, आराम करो, मैं अभी आकर तुम्हें ले जाऊंगा। तुम कैसे आओगे? मुझे यहां से कैसे निकालोगे? जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। तुम मुझे सर से टूटा हुआ बाल कह रहे हो? मैं इतना बदज़ौक नहीं हूं, बाल दुश्मन है, तुम तो मक्खन हो। हाय, तुम कितने अच्छे हो, मैं बुरी हूं, तुम्हारी कदर नहीं कर रही थी। अच्छा, अब जाओ, मुझे काम करने दो। मेरी मौजूदगी में भी काम कर सकती हो। कोई तुम्हारे दिमाग में रहे तो क्या तुम आज़ादी से काम कर सकती हो? अच्छा, जाती हूँ, 15 मिनट के बाद आऊंगी। कोड वर्ड्स याद रखो, मेरे पास आते ही कहना, मैं पहले इंसान हूं फिर यहूदी। यानी तुम मुझे सबक याद कराते रहोगे? चलो ठीक है। मेरे कोड वर्ड्स के जवाब में तुम्हें भी कहना पड़ेगा कि पहले मैं इंसान हूं फिर मुसलमान। जरूर कहूंगा, क्योंकि यह हकीकत है। जब मैंने पैदा होते ही चंद सांसें लीं तो मैं महज इंसान का बच्चा था। फिर मेरे कानों में अजान सुनाई गई और मेरी माँ ने दूध पिलाया तो मैं मुसलमान हो गया। वो चली गई। पारस ने कार रोक दी, फिर उसे यू टर्न देकर वापस जाते हुए बोला, पापा, अभी मैंने एक अस्पताल देखा है। अस्पताल के पास एक पुलिस स्टेशन है। अब मेरे जहन में एक तदबीर है, उसे सुनिए। मैं थाने के इंचार्ज से कहूंगा कि गली नंबर 10 के मकान नंबर 213 में एक औरत बुरी तरह जख्मी है। एक एम्बुलेंस लेकर फौरन उसे तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए। जब वो सवालात करना चाहे तो आप उसके दिमाग पर कब्जा जमा लें। तुम्हारी तदबीर समझ में आ गई। तुम पुलिस की निगरानी में अल्पा को ले जाना चाहते हो। आपने मेरी आधी तदबीर समझी है। दुश्मन किसी हाल में अल्पा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पुलिस की मौजूदगी में भी गोली मार सकती हैं। बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाकी बातें समझ चुका हूँ, लेकिन इस काम में अल्पा की मदद हासिल करनी होगी। वो क्यों? वो तुर्की जुबान जानती है। मैं नहीं जानता। अगर थाने का इंचार्ज अंग्रेजी ना जानता हो और वो तुर्की में बोलता हो तो? वो बात काट कर बोला, तो भी अल्पा की जरूरत नहीं होगी। मैं उसके ताबन के बगैर ये काम करूंगा। कैसे करोगे मेरे बच्चे? उसने पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोककर कहा, आप फौरन आंटी को बुलाएं। मैंने चौंक कर पूछा, किसकी बात कर रहे हो? आप तो घबरा गए पापा। मैंने अनजान बनकर कहा, क्या बकवास है? वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं आंटी नाम नहीं लूंगा, देखता हूं आप किसे बुलाते हैं। उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। मैं सुल्ताना को बुला सकता था, लेकिन बेटे ने नाम ना लेकर भी लैला को बुलाने का शरीर इशारा किया था। अगर मैं उसे ना बुलाता तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती। सच बात तो यह है कि लैला के पास जाने का एक बहाना मिल रहा था। बेटे ने ऐसी शरारत की थी कि मुझे जाना नहीं चाहिए था, और अगर ना जाता तो बाद में अफसोस होता रहता। उसने कहा, पापा देर हो रही है, अल्पा किसी नई मुसीबत में पड़ जाएगी। मैंने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम लैला को बुलाने की बात सीधे तरीके से नहीं कर सकते। बचपन में भी कभी तुम्हारी पिटाई नहीं की। अब किसी दिन हाथ जमा दूंगा तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। बहरहाल अल्पा की मुसीबत का ख्याल करके लैला को बुला रहा हूं। मैंने लैला को मुखातिब किया। उसने सांस रोकी, फिर दूसरी बार जाने पर बोली, हमारे दरमियान कोड वर्ड्स जरूरी हैं, वरना धोखा हो सकता है। कोड वर्ड्स तुम बताओ, आप बताएं। मैंने जरा सोचकर कहा, फूल खिलते हैं। वह शर्माने लगी। मैंने कहा, अगर ये पसंद ना हो तो? नहीं, ठीक है, आप बताएं कैसे आना हुआ। मैं उसे अल्पा के मुतालिक बताने लगा। उसने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, मैं तुर्की जुबान जानती हूँ। जब तक अल्पा दुश्मनों के निर्गे से नहीं निकलेगी मैं थाने के इंचार्ज को अपने काबू में रखूंगी।
मैंने कार से उतरते हुए पारस से कहा, थानेदार के पास चलो। वो कार से बाहर आकर बोला, प्लीज़ आंटी से मेरी बात करा दें। हरगिज़ नहीं, चुपचाप अपना काम करो, बदमाशी ना करो। हमने थाने में आके एक जख्मी औरत के मुतल्लिक रिपोर्ट दी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, वो अंग्रेज़ी नहीं समझ रहा था। मैंने लैला से कहा, यहाँ कर मेरी ज़ुबान से तुर्की बोलो। वो मेरे दिमाग में आ गई। मैं सोच की लहरों के मुताबिक तुर्की में बोलने लगा। इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा, आप हमारी ज़ुबान रवानी से बोलते हैं? पारस ने कहा, पीछे से मोहब्बत धक्का दे तो आदमी आगे से हर ज़ुबान बोलने लगता है। मैंने उसे घूर कर देखा। इंस्पेक्टर ने पारस से पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम पारस है। मेरे बाप का नाम फरहाद है। माँ का नाम शीरी होना चाहिए था, क्योंकि हमेशा शीरी के साथ फरहाद का नाम लिया जाता है, लेकिन मैं अपनी माँ को मोहब्बत से लैला अम्मा कहता हूँ। मैंने महसूस किया लैला मेरे दिमाग से भाग गई है। इंस्पेक्टर पारस की अंग्रेज़ी नहीं समझ रहा था। उसने पूछा, ये क्या कह रहा है? मैंने लैला के पास आकर कहा, क्या गज़ब करती हो, मुझे छोड़कर आ गई हो। इंस्पेक्टर तुर्की में बोल रहा है, क्या जवाब दूंगा? नहीं, मुझे शर्म आती है। खुदा के लिए बेटे की शरारतों की सज़ा बाप को ना दो, जल्द आओ वरना काम बिगड़ जाएगा। मैं उसके दिमाग से आया, वो मेरे दिमाग में आ गई। पारस अंग्रेज़ी बोलता जा रहा था। इंस्पेक्टर मुंह खोले उसे देखता जा रहा था। मैंने बेटे का कान पकड़कर जोर से मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारी शरारतों से लैला ताउन नहीं करेगी तो अल्पा की शामत आ जाएगी। फिर मैंने तुर्की ज़ुबान में इंस्पेक्टर से कहा, आप मुसल्ला पुलिस की अच्छी खासी तादाद ले चले। बहुत से गुंडे उस जख्मी औरत को हलाक करना चाहेंगे। वो इस सिलसिले में सवाल करना चाहता था। लैला ने मेरे पास से जाकर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसने रिसीवर उठाकर अस्पताल एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। फिर उठते हुए हमसे बोला, चलो एम्बुलेंस अस्पताल से निकल रही है। उसकी ज़ुबान समझ में नहीं आई। पारस मुझे देखकर समझ गया कि लैला इंस्पेक्टर को कंट्रोल कर रही है। उसने आहिस्तगी से कहा, ज़ुबाने यारे मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। ये कहते वो थाने से बाहर भाग गया। अगर हाथ आता तो मैं उसकी पीठ पर एक धप जरूर जमाता। अगरचे वो कुछ ज्यादा ही सता रहा था। लैला मुझसे कतरा रही थी, मगर नाराज नहीं हो रही थी, बल्कि शर्मा रही थी। बेटा अपनी शरारत के आईने में हम दोनों को एक दूसरे के छुपे हुए चेहरे दिखा रहा था। इंस्पेक्टर एम्बुलेंस और मुसल्ला पुलिस की जमात के साथ आगे चला गया। हम बहुत फासले से उनके पीछे जाने लगे। मैंने पारस से कहा, मैं अल्पा को समझाने जा रहा हूँ कि वो इस घर की औरत पर चादर डालकर एम्बुलेंस वालों के हवाले कर दे और खुद घर में छुपी रहे, बाहर से कोई उसे ना देखे। तुम यही चाहते हो ना? जी हाँ, ये भी कहते हैं कि जब तक मेरी आवाज़ न सुने दरवाज़ा न खोले। उसी वक्त अल्पा ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। मैं पहले इंसान हूँ, बाद में यहूदी। पारस ने जवाबन कोड वर्ड्स अदा करते हुए पूछा, तुम 15 मिनट बाद आने वाली थी, खैरियत तो है? हाँ, मुझे भूख लगी थी। मैं किचन में ऑमलेट बनाकर खा रही थी। मैं अल्पा के दिमाग में आया। उसे पारस से बातें करते हुए पाया तो लैला के पास आकर बोला, शैतान अल्पा से बातों में मसरूफ़ है। मैं शर्मिंदा हूं कि उसने तुम्हें परेशान किया। वो खामोश रही। मैंने कहा, सॉरी। तुमने तो इंस्पेक्टर के दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ है। मेरी बात का जवाब दोगी तो उसका दिमाग आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं एक सिपाही के दिमाग में रहूंगा। उसने चंद सातों के लिए इंस्पेक्टर को छोड़कर मुझसे कहा, प्लीज़ आप मेरे पास रहकर मुझे गाइड करें। चंद सातों में इंस्पेक्टर ने चौंक कर सोचा, ये मैं पुलिस पार्टी के साथ कहाँ जा रहा हूँ? अभी तो मैं थाने में था। उसे कुछ मालूम ना हो सका। लैला ने फिर उस पर कब्जा जमा लिया। उन गलियों में दाखिल हो गए जहां हर मोड़ पर 2 मुसल्ला अफराद मोटरसाइकिल के साथ नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने उनसे डांट कर पूछा, यहाँ इतनी रात को हथियार लिए क्यों खड़े हो? चले जाओ वरना हवालात में जाओगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया। कानून के मुहाफिजों से उलझना नहीं चाहते थे। वहां से चुपचाप जाने लगे। दूसरे मोड़ पर एक मुसल्ला जवान ने कहा, यह साथ वाला मेरा मकान है, ये मेरा मोहल्ला है, मुझे रात को पहरा देने का हक पहुंचता है। मैंने लैला से कहा, इंस्पेक्टर को इनसे उलझने ना दो। वो उसे उस मकान के सामने ले आई जहां अल्पा छुपी हुई थी। उस गली में खड़े हुए मुसल्ला अफराद एम्बुलेंस और पुलिस की 2 गाड़ियों को देखने लगे। मुसल्ला सिपाही गाड़ियों से उतर रहे थे। इंस्पेक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो अंदर से खुला हुआ था। उसने दस्तक के लिए हाथ मारा तो वो खुलता चला गया। अंदर मियाँ बीवी फर्श पर पड़े हुए थे। बीवी पर एक चादर पड़ी हुई थी। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने उस औरत को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाने का हुक्म दिया। जब 2 सिपाही उसे स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले आए और एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में रखने लगे तो एक मुसल्ला शख्स ने आगे बढ़कर कहा, यह कौन है और तुम किसे ले जा रहे हो? हमें देखने दो। इंस्पेक्टर ने एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे को बंद करने का हुक्म देकर उस शख्स से कहा, तुम पुलिस के मामलात में मुदाखलत करने वाले कौन होते हो? वो इंस्पेक्टर को गन पॉइंट पर रखते हुए बोला, इस औरत को मेरे हवाले कर दो, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। एक सिपाही ने गोली चलाई। वो चलकर एक गाड़ी के पीछे आ गया। फिर दोनों तरफ से फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगीं। इलाके के लोग घबराकर उठ बैठे। दरवाजे और खिड़कियों से झांक कर देखने लगे। जब पता चला अंधाधुंध फायरिंग हो रही है तो सबने सहम कर दरवाजे बंद कर लिए। इंस्पेक्टर एम्बुलेंस में आकर बैठ गया। ड्राइवर उसे ड्राइव करते हुए गली से बाहर निकलने लगा। फायरिंग और शदीद हो गई थी। पुलिस के आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर फायरिंग कर रहे थे। वो भी एम्बुलेंस के पीछे जा रहे थे। ऐसी सूरत में मुसल्ला दुश्मन भी अपनी गाड़ियों में ताक़ुब करते हुए गोलियां चला रहे थे। एम्बुलेंस जिस गली से गुजरती थी वहां के दुश्मन पीछे लग जाते थे।
नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी देर में तमाम गलियां दुश्मनों से खाली हो गईं। पारस कार ड्राइव करता हुआ आया, फिर उस मकान के सामने रुक गया। मैं पिछली सीट पर आ गया। एल्पा मकान का दरवाज़ा खोलकर आई, पारस के पास बैठ गई। वह बहुत खुश थी, कह रही थी, अभी हर गली में दुश्मन ही दुश्मन नजर आ रहे थे। तुमने तो झाड़ू फेर दी है, अब एक बदमाश भी नजर नहीं आ रहा। वो ड्राइव करता हुआ एक शाहरा पर आ गया, फिर बोला, तुम कहाँ जाओगी? उसने पारस को देखा, फिर जरा करीब होकर बोली, यूं बेरुखी से सवाल न करो, मैं भला कहाँ जाऊंगी? दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत से गड्ढे होंगे, किसी गड्ढे में ले जाकर फेंक दो। मैं पेरिस जाऊंगा। मैं इसराइल नहीं जा रही हूं, तुम फ्रांस ना जाओ। हम अपने अपने मुल्क से दूर रहेंगे। मुझे तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक है कि हम दूर रहकर भी अपने अपने लोगों के काम आ सकती हैं। वो बोला, हम हर चीज़ से दूर हो सकते हैं, लेकिन मजहब से दूर नहीं हो सकते। ईमान हमारे तुम्हारे अंदर होता है, हम उसे अंदर ही रहने देंगे। मैं तुम्हारे सामने खुद को यहूदी नहीं कहूंगी, तुम मेरे सामने खुद को मुसलमान न कहना। हमारा दीन, हमारा एतकाद हमारे साथ होगा। हम एक दूसरे के मजहब की तरफ माइल नहीं करेंगे। पापा ने मेरी मामा शीबा को कभी माइल नहीं किया था। बाबा साहब का पूरा इदारा उनके यहूदी होने के बावजूद उन पर एतमाद करता था और दिलो जान से उन्हें चाहता था। तुम बुरा ना मानना, तुम्हारी शीबा मम्मी ने तुम लोगों को तो खुश रखा, मगर अपने ही यहूदियों के मुफादात को नुकसान पहुंचाया। ये सरासर इल्ज़ाम है। आइंदा सबूत के बगैर मेरी माँ के खिलाफ कोई बात ना कहना। ताज्जुब है, तुमने अब तक अपने जनरल और आला हुकाम की उन छुपी हुई साजिशों को नहीं पढ़ा जो मेरी माँ के खिलाफ की गई थी। तुम टेलीपैथी जानती हो। सिर्फ इतना मालूम कर लो कि मेरी मम्मी ने किन हालात में अपनी जान दी थी। तुम्हारे आला हुकाम ने जो रिकॉर्ड तैयार किया है उस पर ना जाओ, उनके दिमागों से हकीकत मालूम करो। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उनके चोर ख्यालात पढ़ूंगी। जब तक हकीकत मालूम नहीं करोगी और तुम्हारा दिल मेरी माँ की तरफ से साफ नहीं होगा, हम एक साथ नहीं रहेंगे। मैं अभी कहाँ जाऊंगी? किसी होटल में क्याम करो, अपना हुलिया तब्दील करो, हम वहीं 10 घंटे बाद मिलेंगे। एल्पा को दुश्मनों के निर्गे से निकालने के बाद मैंने लैला से कहा, अब इंस्पेक्टर को जाने दो, एम्बुलेंस का ताकुब करने वाले दुश्मनों से खुद निमट लेगा। उसने इंस्पेक्टर के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। आप जाएं। क्या मुझे भगा रही हो? नहीं, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं समझ गया। वो नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा देर रहकर उसके चोर ख्यालात पढ़ूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो मेरे छुपे हुए ख्यालात पढ़ लेगी। शायद मेरे छुपे हुए ख्यालात में वो थी। दुनिया मुझे दिल फेंक हरजाई कहती है। मैं कहता हूँ इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो मेरी उम्र का तकाजा है कि मुझे संजीदगी से सिर्फ एक छत के नीचे बैठ जाना चाहिए। दूसरी ये कि लैला एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुजुर्ग की साहिबजादी थी। मैं मुस्तकबिल में किसी भी पहलू से उसका दिल तोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो मेरे पास आ गई। मैं कार की पिछली सीट पर था। वो मेरे जरिए आगे देखते हुए बोली, क्या यही अल्पा है? हाँ, पारस ने ख्वामखा तुम्हें परेशान किया था। तुम चाहो तो आप पारस को छेड़ सकती हो। आप भरे हुए बारूद को दिया सलाई दिखाने को कह रहे हैं। आपका बेटा बहुत तेज है। जहानत में तेज है या शरारत में? वह बड़ी जहानत से शरारतें करता है। यानी उसने हमारे मुतल्लिक जो शरारतें की वो दुरुस्त है, क्योंकि जहानत से किया हुआ काम कभी गलत नहीं होता। वो खामोश रही। मैंने पूछा, क्या मेरे ख्यालात पढ़कर मेरी नीयत मालूम कर रही हो? नहीं तो आप ये कभी ना सोचें कि मैं आपके मजाज के खिलाफ कोई काम करूंगी। मेरे मजाज के मुताबिक करोगी? हाँ, मगर कोई शरारत ना हो। मेरी शरारत की उम्र गुजर चुकी है। मैं संजीदगी से कह रहा हूं, तो मेरे अंदर रहकर मेरे ढके चुपे ख्यालात पढ़ो। आप ऐसा क्यों चाहती हैं? मैं खुली किताब बन जाना चाहता हूं। अब तक बहुत बदनाम हो चुका हूं। मैं अपनी बदनामी के सारे रास्ते बंद करके किसी एक रास्ते पर चलना चाहता हूं। किसी एक रास्ते पर चलने के लिए मुझे अपनी खामियों को समझना होगा, और मेरे चोर ख्यालात पढ़कर तो मुझे समझाओगी। मेरे लिए से ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि आप मेरी बातें समझना चाहती हैं। जिन दिनों में आपकी लालमी में आया करती थी, उन दिनों मैंने एक एक ख्याल को पढ़ा, एक एक आदत, एक एक फितरत को समझा है। इसका क्या मतलब है? मुझ में कुछ अच्छाइयाँ हैं जिनके सबब तुम आई हो। अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, इसीलिए लाखों अफराद आपसे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ एक बुराई है, आप सीमाब सिफ्त हैं। पारे की तरह एक जगह नहीं ठहरते। जगह बदलते हैं, जूते बदलते हैं, लिबास बदलते हैं। ये बुरी आदत नहीं है, बुराई ये है कि आप साथी बदलते हैं। बदलते हुए हुस्न, बदलते हुए अंदाज और बदलते हुए रंग रूप की तरफ बेख्तियार खिंचे जाती हैं। मैं खुद को बदल दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने आपका जायचा बनाया है, आपके सितारों और आपके हाथों की लकीरों के नक्श देखे हैं। हर पहलू से यही नतीजा निकलता है कि आप आखिरी सांस तक यकसानियत से फरार हासिल करेंगे। दुनिया की कोई औरत आपको बांध कर नहीं रख सकेगी। मैं तुम्हारे अलूम और तजुर्बात को झुटला नहीं सकता, क्योंकि हजारों बार तौबा की है और तौबा तोड़ी है। मैं हैरान हूं कि तुम सब कुछ जानते बूझते हुए भी मेरे पास हो। तुम्हें तो मुझसे दूर रहना चाहिए। हाँ, मगर दूर नहीं रह सकती, कुछ मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मैंने भी अपना जायचा बनाया है, अपने सितारे भी देखे हैं, अपने हाथ की लकीरों को बार बार पढ़ा है। वो मेरे अंदर गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जैसे बोलते बोलते हाँप रही हो। फिर वो आगे कुछ ना कह सकी। मैंने पूछा, इतने सारे अलूम तुम्हारे लिए क्या कहते हैं? मैं क्या कहूँ, मुझे रोना आता है। आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारे सितारे कहते हैं मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊँगा?
हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, मुझे बर्बाद करके चले जाएंगे। वो अचानक रोने लगी, रोते रोते मेरे दिमाग से भाग गई। मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मैं देखते ही देखते बदतरीन जालिम शख्स बन गया था। बनना क्या था, मैं तो था ही जालिम। कितनी मोहब्बत करने वालियों के दिल तोड़े थे, और दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। वो कह रही थी मुझ में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, सिर्फ एक बुराई है। हर इंसान की एक आध बुराई को नज़रअंदाज किया जाता है। एक बुराई से कभी कुछ नहीं बिगड़ता, कभी सब कुछ बिगड़ जाता है। मैं सलामत रहा। मुझे टूटकर चाहने वालियां टूटती फूटती रहीं, और अब एक पेश गोई थी कि एक और टूटने वाली है, और वो अपने दिल से, जज्बात से, हालात से और मुकद्दर से मजबूर है। तकदीर उसे घसीट घसीट कर मेरे प्यार की सूली पर चढ़ाएगी। उसकी दास्तान बताती है कि वो इब्तदाई शबाब से मुझे चाहती थी, लेकिन मुकद्दर का चेहरा पढ़कर मुझसे कतराती रही। उसका दिल बगावत करता रहा। उसके सीने में पैदा होकर मेरी गोद में आना चाहता था। वो नफ्स को मारने में कामयाब रही थी, लेकिन मोहब्बत को नहीं मार सकती थी। अपने अंदर की उस औरत को नहीं मार सकती थी जो मेरे लिए पैदा हुई थी। मुकद्दर ने उसे मेरे नाम लिख दिया था। वो मेरा नाम मिटाती थी, तकदीर फिर लिख देती, फिर मिटाती थी, फिर तकदीर लिख देती। वो अपनी तकदीर से एक तवील जंग लड़ती आ रही थी, तकदीर के मुतालबे को पीछे धकेलती आ रही थी। मैंने सोचा वो अकेली थक जाएगी, हार जाएगी, मैं उसे बर्बाद करने का मुजरिम कहलाऊंगा। इससे पहले ही मुझे उससे शरीफजादी की जंग में शरीक हो जाना चाहिए। खुद को उससे बहुत दूर ले जाकर उसे बर्बादी से बचाना चाहिए। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, जो कोड वर्ड्स हमने मुकर्रर किए थे उन्हें नहीं दोहराऊंगा। वो दुख पहुंचाने वाले अल्फाज हैं। मैं तुम्हारे आंसू पहुंच रहे हूं। वो आंसू पहुंचते हुए बोली, मैंने आपको बिलवास्ता जालिम कह दिया, जबकि आप जानबूझकर कभी किसी पर जुल्म नहीं करते। मेरे मामले में भी मेरा ही मुकद्दर खराब है। मुझे आपसे गिला नहीं है। मैं तुम्हारा मुकद्दर बदल दूंगा। ये मुमकिन नहीं है। तुम नामुमकिन इसलिए समझती हो कि तुमने तनहा जंग लड़ी है। अपने तौर पर मुझसे दूर रहने की कोशिश करती रही हो। आज से मैं दूर हो जाऊंगा। वो चौंक गई, इनकार में सर हिलाने लगी। मैंने कहा, अब मैं सही मायनों में गुमनाम रहूंगा, किसी से कोई राब्ता नहीं करूंगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मेरी वजह से खून के रिश्तों से भी ताल्लुक नहीं रखेंगे? मैं रिश्तेदारों और दोस्तों की लाइलमी में उनकी खैरियत मालूम करता रहूंगा और उनके काम आता रहूंगा, लेकिन किसी को अपना ठिकाना नहीं बताऊंगा, किसी को अपने दिमाग में नहीं आने दूंगा। यह गलत फैसला है। बहुत खूब। पहले खुद ही कहा करती थी कि मुझे गोशे गुमनामी में रहना चाहिए। अब क्यों इनकार है? मैं आपके मुकद्दर का हाल जानती हूँ। आप सिर्फ गुमनाम रहेंगे, लेकिन गुम नहीं होंगे, अपनों में रहेंगे। लिहाजा आपको तकदीर के खिलाफ फैसला नहीं करना चाहिए। मैं दुनिया की बदतरीन गालियां बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी बर्बादी का इल्जाम बर्दाश्त तो नहीं करूंगा। एक शरीफजादी के लिए जान दे दूंगा, लेकिन उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। ये कहते ही मैं उसके दिमाग से निकल आया। दूसरे ही लम्हे वो मेरे पास आई। मैंने सांस रोक ली। चंद सेकंड के बाद सांस ली। वो दूसरी बार आते ही बोली, फूल खिलते हैं। मैंने कहा, फूल मुरझाते भी हैं, मसल भी दिए जाते हैं। ये फूल का मुकद्दर है। मैं मुकद्दर बदल दूंगा, मुझे कोशिश करने दो। जाओ, चली जाओ। मैंने सांस रोक ली। थोड़ी देर बाद सांस ली। इंतजार किया, मगर वो नहीं आई। मैं समझ गया वो फिर रो रही होगी। मैं क्या कर सकता था? उसकी भलाई के लिए तो उसे रुला रहा था। आखिर कितना रोएगी, सब्र आ ही जाएगा। पारस ने अल्पा को एक होटल में पहुंचा दिया था। सुबह होने वाली थी। हमने दूसरे होटल में क़याम किया। मैंने बिस्तर पर लेटते ही सोचा, गुमनाम जिंदगी ही बेहतर है। मुझे पहली और आखिरी बार एक शरीफजादी की खातिर हत्तुल इम्कान शराफत का सबूत देना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, यह भी एक ज़बरदस्त कारनामा होगा। मैंने सोचा पारस से कह दूं कि कल हम बिछड़ जाएंगे, लेकिन उसने बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद कर ली थी। बेटा थक गया था, सुबह बातें हो सकती थी। मैं दिमाग को हदायत देकर सो गया, लेकिन पारस जाग रहा था। लैला उसके पास आई थी। उसे कह रही थी, बेटे मैं बहुत परेशान हूँ। वादा करो परेशान नहीं करोगे, मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे और संजीदगी से मेरी मदद करोगे। आंटी बच्चे अपनी माँ के सामने शरारतें करते हैं और जब माँ परेशान होती है तो उसके लिए जान देने की हद तक संजीदा हो जाती हैं। बेटे तुम्हारे पापा हम सब से दूर कहीं जाने वाले हैं, अपने बेटों से भी राब्ता नहीं रखेंगे। कह रहे थे तुम लोगों की लाइलबी में तुम्हारे काम आते रहेंगे। आप हमारी बात ना करें, सिर्फ अपनी बातें समझाएं। वो आपसे दूर क्यों जाना चाहते हैं, जबकि 2-4 घंटे पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। यूं समझ लो मुझसे नाराज़ हैं। आपसे नाराज़ होकर वो हम सबको क्यों छोड़ना चाहते हैं? ताकि मैं तुम लोगों के जरिए उनका ठिकाना मालूम ना करूं। वो आपको अपने ठिकाने से दूर रखने के लिए हम सबको अपने से दूर कर देना चाहती हैं। ये बात समझ में नहीं आती। मेरे पापा एक होशमंद इंसान हैं, किसी खास मकसद के बगैर वैसा फैसला नहीं करेंगे। हाँ, एक खास बात है, उसे तुम ना सुनो। कोई बात नहीं, मैं पापा से पूछ लूँगा। ऐसा ना करना, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे पास आई थी। आप अपनी आमद को राज रखना चाहती हैं तो फिर बताएं, वो खास मकसद क्या है? वो बेबसी से एक लंबी सांस लेकर बोली, मैंने अपने इल्म से मालूम किया था कि वो आखिरी सांस तक हर जाई रहेंगे। यकसानियत से फरार हासिल करने के लिए साथी बदलते रहेंगे। हमें अपने बाप पर फख्र है, इतनी माएँ राशन कार्ड से भी नहीं मिलती। तुम फिर शुरू हो गई। आंटी, ये दिल बड़ा बेईमान होता है, जब किसी हरजाई के लिए मचलता है तो अपनी बात नहीं मानता। मैं ना मजाक कर रहा हूँ ना आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं आपसे और सुल्तान आंटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे प्यार और अकीदत को समझते हुए सच बताएं, आप मुकद्दर का हाल और पापा की फितरत को समझते हुए भी उन्हें क्यों चाहती हैं?
मैं अपना मुकद्दर भी पढ़ती हूँ। जब मैं 20 बरस की थी तब से मेरी तकदीर कह रही है कि तुम्हारे पापा मेरी ज़िंदगी में आएंगे, फिर किसी दिन चले जाएंगे। तब से मैं तकदीर के खिलाफ लड़ती आ रही हूँ। ये लड़ाई जीतने के लिए मैं किसी और से शादी कर सकती थी, मगर तुम्हारी बात दोहराती हूँ, दिल बड़ा बेईमान होता है। किसी हरजाई के लिए मचलता है तो कोई बात नहीं मानता। पापा दूर क्यों जाना चाहती हैं? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। वो मुकद्दर के फैसले के मुताबिक मुझे बर्बाद नहीं करना चाहते। कहते हैं दूर चले जाएंगे, किसी को ठिकाना ना बताएंगे, मुझे अपने दिमाग में नहीं आने देंगे, तो वो एक जुल्म से बच जाएंगे। आप चाहती हैं वो जुल्म करें? बकवास मत करो। मैं चाहती हूँ वो खून के रिश्तों से दूर ना हो। वो हम सब के बुरे वक्तों में मदद के लिए पहुंच जाती हैं, फिर ये तो सोचो हमें उनकी कोई खबर नहीं मिलेगी। खुदा न खास्ता वो बीमार होंगे या किसी मुसीबत में ऐसे गिरफ्तार होंगे कि ख्याल ख्वानी के जरिए भी हमें पुकार नहीं सकेंगे। तो ये हम सब के लिए कितने शर्म और दुख की बात होगी। आप दुरुस्त कहती हैं, मैं पापा को कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे बताओ तुम क्या करोगे? मैं अभी पापा के कदमों से लिपटकर धाड़े मार मार कर रोते हुए कहूँगा, आप ना जाएं, कहीं ना जाएं। जाना जरूरी हो तो मैं भी चलूंगा। मैं बचपन में इसी तरह जिद किया करता था। वो टॉफियां देकर मुझे बहलाकर दफ्तर चले जाते थे। आज मैं टॉफियों की रिश्वत नहीं लूंगा, उन्हें जाने नहीं दूंगा। प्लीज बेटे संजीदा हो जाओ। आपके इत्मीनान के लिए इतना ही काफी नहीं है कि पापा नहीं जाएंगे? मेरी बात समझो, बाप के सामने बेटे की नहीं चलती। तुम जिद करोगे तो वो धोखा देकर चले जाएंगे। हाँ, पापा से कुछ बैद नहीं है। वो आपकी और मोहतरम शेख मरहूम की बहुत इज्जत करते हैं। आपकी खातिर कोई जज्बाती कदम उठा सकते हैं। उन्हें इस तरह रोको कि उन्हें हम पर शुबा ना हो। वो सोचने लगा, फिर बोला, एक तदबीर है, आपको साथ देना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या आप 1 घंटे के लिए बेहोश हो सकती हैं? इससे क्या होगा? डॉक्टर मरीज का इलाज करने से पहले उसकी नब्ज देखता है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके लिए पापा की नब्ज कितनी तेज चल रही है। फिर मजाक कर रहे हो? संजीदगी से कह रहा हूँ। वो आपके लिए परेशान होकर कहीं जाने का इरादा तर्क कर देंगे। क्या वो मेरी खातिर फैसला बदलेंगे? सांझ को आंच क्या है? आप बेहोश कैसे होंगी? मेरे पास दवाएं हैं, मैं अपने बाजू में एक इंजेक्शन लगाऊंगी, लेकिन होश में आने के बाद वो मेरे दिमाग में आएंगे। मैं कमजोरी के बायस उन्हें महसूस नहीं कर सकूंगी। वो ख्यालात पढ़कर समझ लेंगे कि ये तुम्हारी चाल थी। ये चाल नहीं है। आप दिल में अहद कर लें, दिमाग में नक्श कर लें कि पापा हमें छोड़कर जाएंगे, तो आप हर 2-4 घंटे बाद खुद को नशे के इंजेक्शन लगाती रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता जान देती रहेंगी। ये हुई ना बात? मैं कसम खाती हूँ यही करूंगी। अरे नहीं, आप कसम ना खाएं, ये सिर्फ पापा को समझाने की बात होगी। नहीं, मैं कसम खा चुकी हूँ। तुम्हारे पापा कहीं जाएंगे तो शेख अल फारस की बेटी जान पर खेल जाएगी। मर गया, पारस ने सर पकड़कर कहा। आंटी, जो काम शरारत से हो सकता है उसके लिए संजीदा होने की क्या जरूरत है? वो कहते कहते चुप हो गया। लैला उसके दिमाग से चली गई थी। उसने 10 मिनट बाद मुझे नींद से चौंक कर उठते देखा। उस वक्त लैला मेरे दिमाग में आई थी। मुझसे कह रही थी, मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं तो जाएं, मगर मैंने कसम खाई है कि हर 2-4 घंटे बाद खुद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाती रहूंगी। मैं अपनी इस आखिरी फिक्रे के साथ ही पहला इंजेक्शन लगा चुकी हूँ। मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। उसके दिमाग में पहुंचकर देखा वो एक बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने बाएं हाथ से दाएं बाजू में पेवस्त होने वाली सुई निकाल रही थी। फिर उसने खाली सिरिंज एक तरफ फेंक दी। मैंने पूछा, ये तुमने क्या हरकत की है? मेरी बात पूरी होने से पहले वो गफलत के अंधेरे में डूबती चली गई, बेहोश हो गई। मैंने पारस को खाली खाली नजरों से देखा। उसने पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? वो लैला बेहोश हो गई है। आंटी ने खुद ही बेहोशी का इंजेक्शन लगाया होगा। हाँ, मैंने जवाब दिया। फिर चौंक कर पूछा, तुम कैसे जानते हो? वो थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, मुझसे कह रही थी कि आप उनसे कहीं दूर चले जा रहे हैं, उन्हें अपने दिमाग में आने नहीं देंगे। मैं आपको किसी तरह रोकूं? मैंने कहा, कोई गंभीर मसला होगा तो पापा मेरे रोकने से भी नहीं रुकेंगे। तब उन्होंने कहा वो बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगी, इसके बाद भी आप जाएंगे तो वो हर 2-4 घंटे बाद इसी तरह खुद को आहिस्ता आहिस्ता मारती रहेंगी। क्या वो ऐसा कर रही हैं? वो ऐसा कर चुकी है, बेहोश पड़ी है। वो कहाँ हैं, किस शहर में है, उनका ठिकाना मालूम है? मैंने गुफ्तगू के दौरान चुपचाप ख्याल पढ़ा तो पता चला वो पेरिस में है। मुझे बाबा साहब के इदारे में इतला देकर उसके पास किसी को भेजना चाहिए, वरना कोई दुश्मनों से बेहोशी के दौरान नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने मोहतरम जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब से रब्ता करके लैला की हालत बताई। उन्होंने फरमाया उसके बंगले के अतराफ में हमारे आदमी मौजूद हैं। मैं उन्हें अभी इतला देता हूँ, इंशाल्लाह हमारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं मुतमईन होकर अपनी जगह हाजिर हो गया। पारस ने पूछा, हिफाजत का इंतजाम हो गया? हो गया। यूं भी उसके बंगले के अतराफ इदारे के लोग मौजूद रहते हैं। आपको इत्मीनान हो गया कि वो महफूज रहेंगी? हाँ, मगर तुम इतना कुरीद कुरीद कर क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि कल आपको यहां से जाकर कहीं गुम हो जाना है। तुम्हें कुछ अकल है? मैं कैसे जा सकता हूँ? कार में, रेलगाड़ी में, बहरी जहाज या हवाई जहाज में? मेरे कहने का मतलब है लैला को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आपने तो उनकी हिफाजत का इंतजाम कर दिया है। हिफाजत करने वाले हमेशा उसके साथ नहीं रहेंगे। वो फिर बेहोशी या नशे का इंजेक्शन लगाएगी। नहीं पापा, ये औरतें बस यूं ही जान देने की धमकियां देती हैं। वो शेख मरहूम की बेटी है, जुबान की धनी है, जो कहती है वो कर गुजरेगी। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं करूंगा। पारस इत्मीनान की सांस लेकर लेट गया, आंखें बंद कर ली। कमबख्त ने चक्कर चलाकर लैला से दूर जाने का रास्ता रोक दिया था।
सच पूछो तो वही लैला को मेरे करीब लाया था और वही हमें बिछड़ने से रोक रहा था। उधर उसे बेहोश करके इधर मेरी नींद उड़ा के आराम से सो रहा था। आखिर बेटा किसका था? एल्पा सुबह 10 बजे तक सोती रही। उसने आंख खुलने के बाद खुद को एक होटल के कमरे में पाया। सोचने लगी, मैं कहाँ हूँ? वो न्यूयॉर्क से फरार होकर तेल बैब अपने लोगों में आई थी। पास्कल उसे अगवा करके लबनान लाया था। पारस ने उसे इस्तांबुल पहुंचा दिया। इधर चंद दिनों में मुल्क और शहर इतनी तेजी से बदलते रहे थे कि सुबह उठकर सोचना पड़ता कि किस शहर में आंख खुल रही है। फिर उसे याद है वो इस्तांबुल में है। पिछली रात पारस उसे एक मामूली होटल में छोड़ गया था। उसके दिल से एक आह निकली। आज जिसे टूटकर चाहती हूँ, जिस पर अपना सब कुछ लुटाती हूँ, वो मुसलमान है। जिस कौम से, जिस खानदान से और जिस शख्स से शदीद नफरत थी, उसी का बेटा मेरे जिस्म जान का मालिक बन गया। उसकी मनफी सोच ने कहा, यह सब धोखे से हुआ है। पारस ने मोहब्बत नहीं की है, मुझे फांसने के लिए चाल चली है। उसके दिल ने कहा, चाल चलने वाले जान की बाजी नहीं लगाते। वो मेरे लिए कई बार खतरात से खेल चुका है। मनफी सोच ने कहा, मेरे लिए नहीं, मेरी टेलीपैथी के लिए। सोनिया की टीम में मुझ जैसी बेहतरीन ख्याल ख्वानी करने वाली का इजाफा करने के लिए खतरात से खेलता आ रहा है। दिल ने कहा, ऐसी बातें सोचती रहूंगी तो दिल टूट जाएगा। यह दिल उसके लिए बुरी तरह मचलता है, उसी को मांगता रहता है। दिल की यह कमजोरी मेरे मुल्क और कौम को डुबो रही है। पारस की माँ अभी तक मेरे दिमाग में नहीं है। मुझे भी सोचने की आज़ादी है। मुझे अच्छी तरह सोचना चाहिए कि पारस की चालाकी ने मेरे दिमाग को रसवंती की मुट्ठी में दे दिया है। गोया मैं शादी से पहले होने वाली सास के कब्जे में पहुंच गई हूँ। वो जब चाहेगी टेलीपैथी की उंगलियों पर बहू को नचाएगी। दुनिया की कोई औरत अपनी सास की हुक्मरानी नहीं चाहती। मर्द को दिलो जान से चाहती है, उसकी माँ को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करती। एल्पा के दिमाग में बात हथौड़े की तरह लगी। एक तो वो दिल से मजबूर होकर फैसला कर रही थी कि मुसलमान पारस को किस हद तक कबूल करना चाहिए। अगर किसी हद तक कबूल कर भी लिया तो सास की हुक्मरानी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और सास पहले ही हुक्मरान बन चुकी थी। वो बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसे शिद्दत से बेबसी का एहसास हो रहा था। वो चारों तरफ से जकड़ी हुई थी। उसके वजूद में सबसे ऊपर जो दिमाग था वो रसवंती के कब्जे में था। सीने में जो दिल था उसका मालिक पारस बन गया, और जिन पैरों पर वो खड़ी थी वो पांव उसके वतन की जमीन से उखाड़ दिए गए थे। माँ बेटे उसके साथ दोस्ती का सबूत पेश करते जा रहे थे, जबकि हकीकतन दुश्मनी ही दुश्मनी थी। उसने फैसला किया जनरल को अपनी मजबूरी और शिकस्त की रूदात सुनाएगी। बला से वहां के आला हुकाम उस पर आइंदा एतमाद ना करें, उसे किसी मुल्क की राज में शरीक ना करें। यह मुल्क के मुफाद में बेहतर होगा। इस तरह रसवंती को भी कोई राज मालूम नहीं होगा। इसराइल में जो बुलंद मर्तबा मुझे हासिल हुआ था, मैं उसे छोड़ सकती हूँ। वहां अपनों की नज़रों में गिर सकती हूँ, लेकिन अपनी कौम को दूसरों की नज़रों से नहीं गिराऊंगी, कभी नहीं। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की और जनरल के पास पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा किए। उसने पूछा, बेटी तुम कहाँ हो? हम तुम्हारे लिए परेशान हैं। वो बोली, आप मुझे बेटी कहते हैं। आपके और अपनी कौम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई है। मैं बुरी तरह रसवंती और पारस के जाल में फंस गई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? आपको इतनी जल्दी यकीन नहीं आएगा। आप सबने भी ज़बरदस्त धोखा खाया है। जिसे आप लोग डमी पारस समझ रहे थे वो असली पारस है, मुसलमान है। मैं तो लुट गई हूँ, चारों तरफ से जकड़ी गई हूँ। ओ गॉड, ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ। पारस डमी बनकर पहले से आप लोगों के दरमियान मौजूद था। मैंने एक आध बार उसके चोर ख्यालात पढ़ने की कोशिश की, मगर ना पढ़ सकी। रसवंती मेरे दिमाग में छुपी हुई थी। मुझे पारस की असलियत मालूम करने का मौका नहीं दे रही थी। रसवंती ने तुम्हारे दिमाग पर कैसे कब्जा जमा लिया, ऐसा कब्जे है। मैं उसके तनवीमी अमल के ज़ेर असर हूँ। याद नहीं कर सकूंगी कि मुझे कब ट्रैप किया गया था। अंदाज़ा कर सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पारस के आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। ओह, हम बुरी तरह बेवकूफ़ बनाए गए हैं। मैं अभी इंक्वायरी कराता हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर में डमी की जगह वो असली पारस कैसे पहुँच गया। लेकिन यह दुख नाकाबिले बर्दाश्त है कि तुम दुश्मनों के चुंगल में हो। जी चाहता अपना सर फोड़ लूँ। मैं तुम्हें दुश्मनों से निजात ना दिला सका तो अपनी जान दे दूंगा। मैं दुनिया के चालाक तरीन और मक्कार लोगों की खिदमत हासिल करूंगा। वो तुम्हारे दिमाग को तनवीमी अमल के असर से निकालने के लिए रसवंती को कत्ल करेंगे। तुम हौसला रखो, मैं तुम्हें उन दुश्मनों से ज़रूर निजात दिलाऊंगा। आप एक बात याद रखें, रसवंती मेरे जरिए आप लोगों के दिमाग में भी पहुंची होगी। आइंदा वो आपको जहनी अजियतों में मुब्तला कर सकती है। मैं ये मामला ऐसे चंद ज़हीन अफसरों के सुपुर्द कर रहा हूँ जो योगा के माहिर हैं। मैं उन्हें ताकीद करूँगा कि मुझे ख्वाह कितनी ही जहनी अजियतों में मुब्तला किया जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें और मेरी बेटी को रसवंती की गिरफ्त से निकाल लाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहें। जब तक मुझे निजात नहीं मिलेगी, आप भी किसी मुल्क की राज में शरीक नहीं रहेंगे। जब वो मेरे दिमाग में आएगी तो मेरे छुपे हुए ख्यालात पढ़कर हमारे दरमियान होने वाली ये तमाम बातें मालूम कर लेगी। उससे पहले ही आप जो कर सकते हैं कर गुजरें। मैं अभी अपना काम शुरू करता हूँ। पारस कहाँ है? इसी शहर में है। मैं उससे मिलूंगी, लेकिन आप उसे अपने आदमियों के जरिए पकड़ने की कोशिश ना करें। वो बहुत चालाक है। एक तो दूसरों को झांसा देना खूब जानता है, दूसरा मुझ पर शुबा करेगा। तुम फिक्र न करो, मुझसे हर हाल में राब्ता कायम करती रहो। एल्फा दिमाग से चली गई।
जनरल ने अपने खास मातियत को बुलाकर कहा, मैं डार्क रूम में जा रहा हूँ। उस कमरे की लाइटें, कैमरे और साउंड को ऑन करो। मैं 1 घंटे तक किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, किसी से फ़ोन पर या ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मातियत चला गया। जनरल अपनी जगह से उठकर टहलने लगा। वह अल्पा के लिए परेशान था। एक मुद्दत के बाद उनकी कौम में एक ख्याल ख्वानी करने वाली पैदा हुई। वो भी शीबा की तरह तकरीबन हाथ से निकल चुकी थी। सिर्फ ये इत्मीनान था कि अल्पा अपने मुल्क की वफादार है, पारस और रसवंती की गिरफ्त में आने के बावजूद उनसे मुतासिर नहीं है और उनकी बनकर कभी उनके काम नहीं आएगी। वो डार्क रूम में आ गया। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद कमरे का जायजा लिया। वहां मुख्तलिफ कैमरे थे जो एक बटन दबाने से बेक वक्त ऑन हो जाते थे। छत से 2 माइक्रोफोन लटक रहे थे। एक दीवार के साथ बड़ी बड़ी मशीनें थीं जो टीवी, वीसीआर और कंप्यूटर से मुंसलिक थीं। वो उन्हें तरतीब से ऑपरेट करने के बाद कंप्यूटर के पास आकर बैठ गया। टीवी का स्क्रीन ऑन होने पर एक कैमरा नजर आ रहा था। वहां एक मेज के अतराफ 3 कुर्सियां थीं। एक जानिब कंप्यूटर और वैसी ही मशीनें थीं जैसी जनरल के डार्क रूम में नजर आ रही थी। मजीद एक सुरख बल्ब रोशन था। जब 3 उधेड़ उम्र के अफराद उन कुर्सियों पर आकर बैठ गए तो सुरख बल्ब जल गया। वह तीनों सामने देख रहे थे, गोया उनके सामने भी स्क्रीन था और वो स्क्रीन पर जनरल को देख रहे थे। जनरल ने कहा, अल्पा हमारे हाथ से निकल रही है। रसवंती ने तरमीमी अमल के जरिए उसे ताबेदार बना लिया है। थोड़ी देर पहले जब रसवंती उसके दिमाग में नहीं थी, अल्पा ने मौका पाकर मुझे बताया कि हम बहुत पहले से धोखा खा रहे हैं। हम डमी पारस तैयार करने की खुशफहमी में असली पारस को ट्रेनिंग सेंटर में रखे हुए थे। जनरल बोल रहा था और वह तवज्जो से सुन रहे थे। तमाम रुदाद सुनने के बाद एक ने कहा, आप सिर्फ अल्पा को ना रोएं। जे मॉर्गन भी हाथ से गया। मॉर्गन योगा का माहिर है लेकिन अल्पा की सोच की लहरों को महसूस नहीं करता है। रसवंती अल्पा बनकर उसके भी दिमाग में आती होगी। दूसरे ने कहा, हमसे आगे कोई बात करने से पहले फौरन जे मॉर्गन को नजरबंद रखने का हुक्म सादिर फरमाएं। उसने रिसीवर उठाकर अपने खास मातियत को यही हुक्म दिया। फिर रिसीवर रखकर स्क्रीन की जानिब देखते हुए कहा, हमारे लिए सबसे अहम अल्पा है। मैं तुम लोगों को गोल्डन ब्रेन कहता हूँ। तुम्हारी चालाकियों और मनसूबाबंदियों से हमने अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। अब कोई ऐसी चाल चलो कि रसवंती से अल्पा को निजात मिल जाए। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, उसे निजात मिलेगी लेकिन कैसे मिलेगी ये हम आपको नहीं बताएंगे। रसवंती आपके दिमाग में भी आती होगी। ठीक है, मुझे अपनी कारकर्दगी की कोई रिपोर्ट ना दो। रसवंती मुझे जहनी अजियतों में मुब्तला करे, मुझे मार डालना चाहे, तब भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहो। मैं चाहता हूं हमारी अल्पा जल्द से जल्द निजात हासिल करके यहां चली आए। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, उसे निजात हासिल करने से पहले यहां आना चाहिए, हमारी निगरानी में रहना चाहिए। उसकी दिमागी सलामती के लिए ज़रूरी है कि उसे जिस्मानी तौर पर भी कोई नुकसान न पहुंचे। उसे नसीहत करें कि पारस की मोहब्बत का तिलिस्म टूट चुका है, उसे अपने वतन में आकर रहना चाहिए। वह मुझसे राब्ता कायम करेगी तब मैं उसे समझाऊंगा। वैसे आज तुम 3 नजर आ रहे हो, बाकी 2 गोल्डन ब्रेन कहाँ हैं? वो कहीं मसरूफ़ हैं, वापस आकर रिपोर्ट देंगे। कोई खास बात हुई तो मैं फिर राब्ता करूंगा। विश यू गुड लक फॉर एल्पा। जनरल ने राब्ता ख़त्म कर दिया। तमाम मशीनें ऑफ कर दी। वह एल्पा के लिए बहुत फिक्रमंद था। खुद को दिल ही दिल में तसल्लियां दे रहा था कि 5 गोल्डन ब्रेन रसवंती को एल्पा के दिमाग से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। वो 5 योगा के माहिर थे, मक्कारी में शैतान के जानशीन थे। वो अपने शातिराना मंसूबों से सुपर ताकतों को तिगनी का नाच नचाते थे। उन 5 ने एक खुफिया फोर्स बनाई थी। उस फोर्स में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान और सुराग रसां वगैरह थे। ये लोग मतलूबा ममालिक के शहरों में बाकायदा रिहाइश इख्तियार करते थे। इस्लामी ममालिक में मुसलमान बनकर रहते थे। 5 गोल्डन ब्रेन्स में से किसी का भी हुक्म सुनकर बर्क रफ्तारी से हरकत में आ जाते थे। यहूदी तंजीम के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह भी इनके अहकामात की तामील करते थे। वो 5 और उनकी पूरी फोर्स इब्रानी ज़ुबान में एक दूसरे से रब्ता करती थी और यह ज़ुबान मुश्किल ही से किसी की समझ में आती थी। मेरी टीम में सोनिया, पारस, अली, तैमूर, लैला और सुल्ताना ये ज़ुबान जानते थे। देखना यह था कि वो 5 गोल्डन ब्रेन एल्पा के दिमाग से मुझे निकालने के लिए कैसी ज़बरदस्त चालें चलेंगे। अभी तो हम इस हकीकत से बेखबर थे कि इसराइल में किसी गोल्डन ब्रेन का वजूद है और वह हमारे खिलाफ निकल पड़े हैं। एल्पा ने गुस्ल करके बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन किया। आईने के सामने आकर देखने लगी कि पारस को मजीद दीवाना बनाने में कौन सी कमी रह गई है। अपने ऊपर की कमी और अंदर की खामी किसी हसीन औरत को नजर नहीं आती। उसने खुद को मुकम्मल पाया। फिर मुस्कुराते हुए पारस के दिमाग में पहुंचते हुए बोली, मैं पहले इंसान हूं, बाद में यहूदी। पारस एक लुकमा चबाते हुए निकल रहा था, उसे ठुसका लगा। उसने 2 घूंट पानी पीते हुए कहा, बुजुर्गों ने कहा है खाते वक्त कोई याद आकर या खुद आकर ठुसका पहुंचाए तो वो दोस्त नहीं है। तुम किसी साजिश के तहत तो नहीं आई हो। वो घबरा गई। ये पारस को कैसे मालूम हो जाता है? फिर उसने सोचा, क्या रसवंती इस वक्त मेरे दिमाग में छुपी हुई थी जब मैं जर्नल से बातें कर रही थी? क्या उसने पारस को आकर सब कुछ बता दिया है? पारस ने कहा, तुम खामोश क्यों हो गई हो? वो ढिठाई से बोली, हाँ, मैं साजिश करके आई हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया होगा कि मैं तुमसे दिखावे की मोहब्बत करती हूँ और दर पर्दा
दुश्मनी कर रही हूँ। वस्ते वो बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम नाराज हो गई। तुम मजाक नहीं कर रहे थे, मुझे ताने दे रहे थे। जब तुम कोई साजिश नहीं कर रही हो, मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती हो, मेरी हकीकत मालूम होने के बाद भी मुझसे प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें ताने क्यों दूंगा? तुम्हारी माँ कहाँ है? पेरिस में है। कल रात तुम्हारी खोपड़ी में जागती रही थी, अब सो रही हैं। अल्पा ने खुश होकर एक लंबी सांस ली। रसवंती सो रही थी। जनरल से बातें करते वक्त भी वो दिमाग में नहीं आई। पारस ने मजाक में साजिश वाली बात की थी, उसके दिल में चोर था, इसलिए वो घबरा गई। पारस ने कहा, क्या तुम बार बार खामोश रहकर मेरे चोर ख्यालात पढ़ रही हो? नहीं, मैं सोच रही हूं, तुमसे जज्बाती गुफ्तगू नहीं कर सकूंगी। हर लम्हे ये धड़का लगा रहेगा कि वो हमारी तन्हाई में शरीक हैं। मेरी मामा के पास अकल है। ऐसे वक्त वो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं रहेंगी। पहले वो मेरे पास आती हैं, जब मैं तुम्हारे पास जाने को कहता हूं तो वो तुम्हारे ख्यालात पढ़ती हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। हम इखलाक और तहजीब का पास रखते हैं। हमारे ख्याल खोनी करने वालों में कोई औरत हो या मर्द, वो कभी किसी औरत के दिमाग में इजाज़त हासिल किए बगैर नहीं जाता। फिर तुम्हारी मामा मुझसे इजाज़त क्यों नहीं लेती? जब तक तुम पर मुकम्मल भरोसा नहीं होगा तब तक वो मुझसे पूछकर तुम्हारे अंदर जाया करेंगी। मैं उनका एतमाद कैसे हासिल कर सकती हूँ? मैंने तुमसे कहा था अपने जर्नल वगैरह के चोर ख्यालात पढ़ो और मेरी शीबा मम्मी की सही हिस्ट्री मालूम करो। जब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि उनकी मौत किन हालात में हुई थी और वह कितनी अजीम थी, तो मैं तुम्हारे साथ रहने के मुतल्लिक सोचूंगा। अभी तो मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ। मेरी मामा कैसे भरोसा करेंगी? क्या अभी तुम मेरे साथ इस्तांबुल की सैर नहीं करोगे? पहले जो कहा है वो करो। तुम आकर तो देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसा सिंगार किया है। मैं घंटे 2 घंटे बाद आकर सिंगार की तारीफ कर सकता हूँ। तुम बड़े जिद्दी हो। अच्छा, मैं अभी जर्नल के ख्यालात पढ़कर आती हूँ। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर आईने में देखा। दिल कह रहा था, पारस अभी देखेगा तो निसार हो जाएगा। ये जलवा दिखाने के लिए मुझे जर्नल के चोर ख्यालात पढ़ने होंगे। वो चुपचाप जर्नल के अंदर पहुंच गई। पारस ने मुझसे कह दिया था कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए मैं उसके दिमाग में पहुंचा हुआ था। वो सोच रही थी मालूमात हासिल करने की इब्तिदा कैसे करनी चाहिए। और ये ज़रूरी तो नहीं कि जो मुझे बेटी की तरह चाहता है, मुझे बाप का प्यार देता है, मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ूं। मैं पारस से झूठ कह सकती हूँ कि ख्यालात पढ़ चुकी हूँ। उसकी तसल्ली के लिए कह दूंगी कि वाकई उसकी शीबा मम्मी के साथ जुल्म हुआ है, वो बहुत अजीम औरत थी, वगैरह वगैरह। इससे पहले कि वो जर्नल के दिमाग से यूं ही वापस आती, मैंने जर्नल के अंदर तहरीक पैदा की। उसकी सोच के जरिए सवाल कराया, अल्पा को कैसे निजात मिलेगी? रसवंती कैसे उसका पीछा छोड़ेगी? जनरल की सोच ने कहा, मुझे सब्र और तहम्मुल से थोड़ा इंतजार करना होगा। 5 गोल्डन ब्रेन जरूर उस रसवंती को उसके दिमाग से निकाल देंगे। ये 5 गोल्डन ब्रेन वाली बात मेरे लिए नहीं थी। अल्पा भी उनके मुतालिक पूछना चाहती थी। यह तो हमें बाद में भी मालूम हो सकता था। मैंने अल्पा से सवाल कराया, बड़े बड़े गोल्डन ब्रेन फरहाद का कुछ ना बिगाड़ सके। अगर अल्पा को रसवंती से निजात ना मिली तो क्या होगा? जनरल की सोच ने कहा, तो फिर मजबूरी है, हम अल्पा को गोली मार देंगे। अल्पा के दिमाग को झटका सा लगा। वो कभी ऐसी बात की तवक्को नहीं कर सकती थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जनरल का ये चोर ख्याल उसने सही तौर पर सुने। इस बार उसने खुद ही सवाल किया, जिसे मैं बेटी कहता हूँ और बाप का प्यार देता हूँ, उससे क्या गोली मारना चाहिए? बेटी, जनरल ने नागवारी से सोचा। सियासत के मैदान में इक़्तिदार की जंग होती है। इस जंग में कोई रिश्ता नहीं होता। बाजी जीतने के लिए गधे को भी बाप बनाया जाता है। हमने शीबा को भी बेटी बनाया था, मगर वो उल्लू की पट्टी हमारी वफादार होकर मुसलमानों का भी साथ देती थी। मैंने सवाल कराया, क्या शीबा ने यहूदियों को नुकसान पहुंचाया था? वैसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन यही नुकसान क्या कम था कि वो मुसलमानों की दोस्त थी। अल्पा ने जनरल की सोच में कहा, अच्छा हुआ शीबा को मार डाला गया। इसी सोच के साथ ही मैंने जनरल के दिमाग में आकर उसे शीबा की मौत का वाकया सोचने पर मजबूर किया। अल्पा तवज्जो से सुनने लगी कि किस तरह शीबा को शाही महल में रखा गया, डमी फरहाद बनाकर उसकी आबरू से खेला गया था। वो हया वाली इज्जतदार औरत थी। जब उसे फरेब का इल्म हुआ तो वो अपनी बेइज्जती और बेआबरूई बर्दाश्त न कर सकी, अपनी जान पर खेल गई। जब उसने ये तमाम वाकया दोहराया तो मैंने उसे फिर सोचने पर मजबूर किया। उसके दिमाग ने कहा, जिससे शाही महल में शीबा की इज्जत से खेला गया था और उसे खुदकुशी पर मजबूर किया गया था, वही शाही महल अल्पा को रहाइश के लिए दिया गया है। अल्पा को गुस्सा भी आ रहा था और दिल भी डूब रहा था। वो जनरल वगैरह पर ऐसा अंधा एतमाद करती थी कि कभी उनके चोर ख्यालात पढ़ना नहीं चाहती थी। अपने लोग जितने भी बुरे होते हैं अपने लिए अच्छे ही होते हैं, दिल को अच्छे लगते हैं। उनके लिए दिल में एक प्यार भरी अकीदत होती है। लेकिन मोहब्बत और अकीदत का ये मतलब नहीं कि अपने ही खानदान, अपनी ही कौम की शरीफजादियों की आबरू की धज्जियां उड़ा दी जाएं और उन्हें बेमौत मरने पर मजबूर कर दिया जाए। उसने जनरल के दिमाग में सोच पैदा की। हमने चाहा था कि अल्पा एक डमी पारस को अपना ले और शीबा की तरह किसी मुसलमान से अपना दिल न हारे, लेकिन अल्पा मुसलमान पारस पर अपना सब कुछ लुटा चुकी है। अगर वो मुसलमानों की हमायत करना शुरू कर दे और किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ साजिश में शरीक होने से इनकार कर दे तो क्या होगा? जनरल की सोच ने कहा, मैं इसी तशवीश में हूं कि क्या होगा। हमें एक टेलीपैथी जानने वाली मिल गई है। हम उसे किसी मुसलमान की गोद में जाने नहीं देंगे। उसे वापस लाने की तमाम तर तदबीरें नाकाम होंगी तो उसे भी शीबा की तरह मौत की तारीकी में धकेल देंगे।
मगर दुश्मनों को उसकी टेलीपैथी से फायदा उठाने नहीं देंगे। एल्पा दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अगर जनरल के दिमाग में और एक लम्हा भी रहती तो नफरत और गुस्से से फट पड़ती। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। सदमे से आंसू बहने लगे थे। वो इज्जत और आला मर्तबे की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिर गई थी। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी कि वहां उसे इंसान नहीं जानवर समझा जा रहा था। जानवर बारबरदारी के काबिल ना रहे, कोई फायदा ना पहुंचाए तो मालिक उसे बेच देता है या गोली मार देता है। वो जिन्हें हुब्बुल वतनी के जज्बे से बहुत ज्यादा चाहती थी वो उसे महज एक जानवर समझ रहे थे। मैंने पारस से कह दिया था। वो फौरन एल्पा के पास पहुंचे। उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। वो सदमात से टूट रही है, उसे सहारे की जरूरत है। इधर एल्पा ने फैसला किया वो जनरल को कभी माफ नहीं करेगी। उसके एतमाद को और उसके दिल को ठेस पहुंचाई गई है। वो उसके दिमाग में जलजले पैदा करेगी। मैंने उसकी सोच में कहा मैं आज तक गुस्से और गुरूर में गलत को सही और सही को गलत समझती रही। अभी इंतकाम के जोश में जनरल को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलेगा। अभी मैं गुस्से में हूं, सदमात से चूर हूं, कोई सही काम नहीं कर सकूंगी। वो बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका जी चाहता था कोई हमदर्द और गमगुसार हो, उसे मोहब्बत से अपने बाजू में छुपा ले। वो तड़पकर पारस के दिमाग में पहुंची। फिर बोली, पारस मैं डूब रही हूं, जल्दी आओ पारस, मैं रो रही हूं। वो बोला, दरवाजा खोलोगी तो आऊंगा। मैं अभी दस्तक देने ही वाला था। वो चलकर बिस्तर से निकलकर दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला। फिर पारस को देखते ही मैं बहू रानी के दिमाग से निकल आया।